डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पॉल साइंस हेल्प के यूजीसी नेट सीरीज के इस दूसरे वीडियो में, फर्स्ट वीडियो इंट्रो था, पता है आपको, और ये बेसिकली एक सीरीज है जो मेरे उन स्टूडेंट के लिए है जो यूजीसी नेट इस बार अक्टूबर के लास्ट में लिख रहे हैं। उनको हेल्प करने के लिए, ऑफ कोर्स एक लिमिटेड हेल्प कही जा सकती है, 15-18 दिनों के अंदर में थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर मैं एनालाइज करूंगा, डीप एनालाइज करूंगा, लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, और मुझे पूरी आशा है कि उनको काफी इससे मदद मिलेगी। लेकिन ये केवल यूजीसी नेट के मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि जो भी कोई और भी इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं या जो देने की इच्छा रखते हैं अगले साल, जो अभी फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट में हैं या एसएसबी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, सबके लिए extremely important होगा. So let us begin UGC NET theme wise past paper analysis. First day we are analyzing Western political thought. आइए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। आप कहेंगे सर आप इतनी बार सिलेबस क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मेरे लिए सिलेबस रास्ता होता है। बिना रास्ते को देखे हुए क्या हम अंधे की तरह आगे बढ़ सकते हैं? बार बार रास्ता देखिए। अब यहाँ देखिए, कन्फ्यूशियस से शुरू होता है, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और ब्ला ब्ला, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ मैंने रेड कलर से जो दिया है वो आपने अंडर ग्रेजुएट में, यदि आप मेरे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं सीबीसीएस के, तो आपने नहीं पढ़ा होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपने पढ़ा भी होगा, यदि आपने मास्टर आपने किया हुआ है तो इसमें से काफी आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन यदि आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे 55, तो आपको कन्फ्यूशियस कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी हर जो इसमें थिंकर्स हैं उनसे पूछा गया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 5 साइकिल लिया है। सबसे पहले जो है जून 2020 साइकिल को हम लोग लेते हैं, और जिसका एग्जामिनेशन अक्टूबर 2020 में हुआ था। लेट अस बिगिन क्वेश्चन आंसर का दौर। पहला क्वेश्चन का दौर हम लोग शुरू करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल। और ये जो क्वेश्चन है, जैसा आपने पहले देखा कि ये जून 2020 साइकिल, उसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि कोई अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि दिसंबर 2020 और मई या जून 2021 दोनों को मर्ज करके अब अक्टूबर में होगा। तो ये सबसे लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, जो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ली थी एग्जामिनेशन अक्टूबर में 2020 में, उसका ये पेपर है। उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन को मैंने पिक किया है एज पर सिलेबस। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल फॉर मैकियावेली। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है कि किस इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। तो ये इजी क्वेश्चन है। आपको पता है, यदि आपने मैकियावेली पढ़ा है मेरे साथ या कहीं से भी, तो आपको पता है कि वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के समर्थक थे। उनके लिए वो अच्छा था। वैसे उन्होंने द प्रिंस में मोनार्की और किंग के बारे में लिखा था, लेकिन जो डिस्कोर्स उनकी जो बुक थी जो यहाँ लिखी गई है, उसमें उन्होंने रिपब्लिकनिज्म का पक्ष लिया था, और वो मन से उसी के तरफ थे। उन्होंने कई बार ये कहा था। एक बात और यहाँ पे मैकियावेली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो जो वहां पे जो गवर्नमेंट थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, उसमें वो जो है उसके वो एक तरह से डिप्लोमैट थे। तो उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट में फ्लोरेंस में काम किया था। बाद में वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है रिवॉल्यूशन से खत्म हो जाती है, फिर वहां मोनार्की आ जाती है, और वो मोनार्की उसको जो है एक तरह से उनको संन्यास दे देते हैं, बैनिस कर देते हैं। और बैनिसमेंट में ही जो है, फोर्स रिटायरमेंट में कह लीजिए, उन्होंने दो अपनी सबसे महान रचनाएं लिखी। द प्रिंस, जिसमें मोनार्की और स्टेट क्राफ्ट है, और डिस्कोर्स ऑन लेवी, जिसमें कि रिपब्लिकनिज्म है। सो क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है वो ये है कि उनके लिए क्या आइडियल था। तो कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए कहने में कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनका जो है आइडियल था, मैकियावेली का। ये इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट बिलीव इन वोमेन इक्वलिटी। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए, आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो प्लेटो को, तो आपको पता है उन्होंने फिलोसोफर किंग के लिए वोमेन को भी एलिजिबल माना था। उन्होंने कहा था कि दोनों नेचर में अलग अलग है, लेकिन फंक्शनली जो है दोनों कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई कोई दोनों में फर्क नहीं है। तो एक तरह से फेमिनिस्ट थे, आप मान सकते हैं, और इसलिए फिलोसोफर क्वीन भी हो सकती है, कोई उसमें इशू नहीं था इसलिए। और मिल तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखते हैं, बहुत बड़े एक वुमेन के राइट्स के समर्थक रहे हैं। तो प्लेटो, मिल तो यहाँ पे क्या है, डिड नॉट बिलीव, तो ये तो हो नहीं सकता है। जहां भी प्लेटो होगा वहां नहीं होगा, जहां मिल होगा वहां नहीं होगा। इसमें मिल है तो नहीं होगा, यहां प्लेटो है तो नहीं होगा। मैरी वोल्सनक्राफ्ट तो खुद ही फेमिनिस्ट थी, तो एक ही बच जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। ये टिप्स है। मतलब आपको एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं कि अरिस्टोटल और हेगल जो हैं वो वुमेन की इक्वलिटी को नहीं मानते हैं। आपको केवल ये जानना है कौन मानते हैं, जैसे प्लेटो और मिल और मैरी वोल्सनक्राफ्ट, आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। द
कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जेएस मिल डिड नॉट इलाबोरेट अपॉन। अब आप देखिए कि ये जो उन्होंने जो बुक लिखा है मिल का, पहले आप आइए पहले उसको देखिए। यहाँ पे पहला मैं टिप्स आपको ये दूंगा या सजेशन दूंगा कि जितने आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में पॉलिटिकल थिंकर जिनकी थॉट आपको पढ़नी है, करीब 15 के आसपास है मान लीजिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उनकी सब की जो बुक्स हैं वो तो सीधा याद कर लीजिए। ये आपको एकदम मैंडेटरीली याद करना है। अब इसमें देखेंगे मिल का तो ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एन एसे ऑन लिबर्टी जो बहुत फेमस है, ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो यहाँ क्वेश्चन पूछी गई है, एंड सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में मैंने डेट भी दिया है, कई बार क्रोनोलॉजी भी अरेंज करने आती है। अब देखिए कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में क्यों बोलेंगे, जरा सोचिए, जबकि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अलग बुक लिखी है। केवल यदि आप ये जानते भी हैं कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक लिखी है तो इस क्वेश्चन में आप इसको इलिमिनेट कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ नॉट है, डिड नॉट, तो आपको तो केवल एक ही इलिमिनेशन चाहिए और यही सही है। बाकी उन्होंने सब कहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या कहा है। यहां मिल के बारे में एक दो क्विकली इंफॉर्मेशन जान लीजिए। मिल जो है एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का रूल होता है तो वो माइनॉरिटी का गला दबा सकते हैं। गला दबाने का मतलब है उनकी आवाज को जो है गैग कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, जिनको उन्होंने टिरेनी ऑफ माइनॉरिटी कहा था। उनका कहना था कि इससे जो है लिबर्टी हार्म होती है, क्योंकि समाज में यदि एक व्यक्ति भी पूरे अन्य से अलग विचार रखता है तो समाज जो है वो लाभान्वित होगा यदि उस आदमी को बोलने दिया जाए। जैसे कि गैलीलियो और कोपरनिकस ने ऐसी बात कही जो पूरे उस समय में कोई नहीं मानता था, कि सन जो है स्थिर है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है, तो उससे जो है ट्रूथ निकल के सामने आता है। इसलिए माइनॉरिटी व्यू को जो है बंद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये एक तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में उन्होंने रिलेक्टेंट डेमोक्रेट का अपना रुख दिखाया, टेरिनी ऑफ मेजोरिटी, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के समर्थक थे, वो सेकेंड हाउस जिसको कि अपर चैम्बर कह सकते हैं, उसमें वो बुद्धिमान लोग रखना चाहते थे। इसके अलावा वो वोटिंग में भी ये चाहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक से ज्यादा वोट मिले, तो 1 पर्सन 1 वैल्यू के समर्थक वो नहीं थे। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लीजिए मिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट। अब ये तो मतलब कि इतना आपको अरबिट लग सकता है, लेकिन यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल अरबिट नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इतना फेमस लाइन है सबाइन का। अब देखिए जॉर्ज हॉलैंड सबाइन जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखा है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में। ये एक महान ग्रंथ है। मतलब ये सारे लोग जो चारों लोग हैं ना, इबनस्टीन, डुनिंग एंड, अब इनके बारे में तो मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तीनों जो हैं, ये सब जो हैं पॉलिटिकल थ्योरी और थिंकर के हिस्टोरियन हैं। तो इसमें सबाइन ने ये बात कही है, और इसका मायने क्या होता है कि प्लाटो ने तो एक प्लाटोनिक स्टेट दिया था, आपको याद है, एकदम यूटोपिक स्टेट जो हो नहीं सकता है, फिलोसफर किंग वाला। लेकिन चूंकि उनके जो शिष्य थे एरिस्टोटल, वो एक प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रैक्टिकल वो बातें करते थे, तो उन्होंने उसको नकार दिया। और प्लाटो ने खुद ही अपनी एक बुक लिखी थी लॉ, जिसमें उन्होंने एक स्टेट की परिकल्पना की थी जो कि लॉ पे आधारित है, जो स्टेट कानून बनाता है उस पे, ना कि आइडियल स्टेट। तो अरिस्टोटल ने उस प्लाटो के उस स्टेट को चुना अपना बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट के फॉर्म में। ये वो कहना चाहते हैं, और इसका सही आंसर है सबाइन, इसको याद कर लीजिए। Who among the following rejected scientific determinism and advocated political and intellectual struggle? अब ये क्वेश्चन सुनने में आपको बहुत अरबिट लग सकता है और आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना मुश्किल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को किसने त्याग दिया, और किसने जो है पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, मतलब उसको उसके बारे में बताया। अब आप देखिए कि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स से एक तरह से जुड़ा हुआ है, इसको साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं। मतलब, और डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? सोशल साइंस में डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि उसी के द्वारा कोई चीज जो है निरूपित होती है। मतलब कि जैसे यदि आप कहेंगे साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, तो सब कुछ साइंस डिटरमिन करता है। मतलब वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो साइंस के रूल और लॉ के अनुसार ही हो रहा है, उससे बाहर आप निकल नहीं सकते, इसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ज्योग्राफिक डिटर्मिनिज्म बोलेंगे तो सब कुछ ज्योग्राफी का फल है, कैसे बारिश होती है, पहाड़ है, पठार है, उसी से पूरा लाइफ फॉर्म है, वही डिटरमिन करता है। तो ये डिटर्मिनिज्म जो है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है कि जैसे मार्क्स ने कहा कि सब
सब कुछ जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होती है उसी से पूरा सोशल रिलेशन और सारा कुछ जो है क्लास स्ट्रगल एंड सब कुछ डिटरमिन होता है। तो ये जो डिटर्मिनिज्म है उसको अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी टाइप का। अब यहाँ देखेंगे तो कार्ल मार्क्स जो एक तरह से डिटर्मिनिज्म को मानते हैं, मतलब कि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कह लीजिए। तो उसके साथ में एंगल को भी आप एलिमिनेट कर देंगे, मार्क्स एंगल एक हो गए। लेनिन के बारे में ऐसा कुछ अभी इसलिए आप नहीं कह सकते कि वो इतने बड़े कोई विचारक नहीं थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। तो आप एक ही बच जाता है एंटोनियो ग्राम्स्की, आप इसको गेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिए कि यूजीसी नेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको गेस करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती, इसलिए आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है एंटोनियो ग्राम्स्की। और इसलिए भी गेस कर सकते हैं कि आपने ग्राम्स्की को पढ़ा है, और आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सिलेबस में है। तो आपको पता है कि पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल, इंटेलेक्चुअल वर्ड आते ही आप ग्राम्स्की को याद कीजिए, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं सिविल सोसाइटी में, वही जो है कल्चरल हेगोमनी स्टैब्लिश करते हैं। जो पावर में होता है स्टेट में, जो जो स्टेट और गवर्नमेंट में, वो जो इंटेलेक्चुअल होते हैं सिविल सोसाइटी में, उनको यूज करता है कल्चरल हेगोमनी स्टैब्लिश करने के लिए। तो इंटेलेक्चुअल का नाम आते ही जो है आप ग्राम्स्की की तरफ जाइए। अब यहाँ मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, आप याद कर लीजिए, रट लीजिए ग्राम्स्की के सारे बुक्स को। इनका जो प्रिजन नोटबुक है वो बहुत पूछा जाता है। इसमें ये भी पूछा था कब पब्लिश हुआ है। देखिए ये लिखा गया था जब वो जेल में थे, इनको मुसोलिनी ने जेल में डाल दिया था, फासिस्ट गवर्नमेंट ने। लेकिन ये पब्लिश 1970s में होती है इंग्लिश में, ये याद रखिएगा। देन ये क्वेश्चन, ये सब बुक जो है वो छिपा हुआ है। मान लीजिए कभी आपको मैचिंग में आ जाए द सॉदर्न क्वेश्चन, तो आपको यदि पता है कि ग्राम्स्की ने लिखा है तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है कि एक ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड जो है इसी में पूछा गया, इसी पेपर में आगे हम लोग देखेंगे। ये भी जो है ये प्री प्रिजन उन्होंने लिखा था, पहले जेल में जाने से पहले। एंड ये मॉडर्न प्रिंस एंड अदर राइटिंग्स भी उन्होंने लिखा है, मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिक्स लिखा है। सबको याद कर लीजिए, डेफिनेटली याद करना चाहिए। सारे जितने थिंकर आपके 15 ही तो हैं, 15-16 हैं, उसके याद कर लीजिए। Who among the following is not a key figure of conservatism? ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। देखिए कंजर्वेटिज्म आपको पता है, जिसके कि सबसे बड़े समर्थक एडमंड बुर्क को आप कह सकते हैं। मतलब कंजर्वेटिज्म क्या है कि जो हमारी परंपरा है, जो समाज बना हुआ है, उसके रूल रेगुलेशन है, कस्टम है, प्रैक्टिसेस हैं, उन सब को एक ही झटके में चेंज नहीं करना है। धीरे धीरे चेंज होगा समय के साथ, लेकिन कोई रिवॉल्यूशन हमको नहीं चाहिए। और समाज को वैल्यू देना, व्यक्ति के ऊपर थोड़ा समाज का जो कॉमन गुड है, सोसाइटल कॉमन इंटरेस्ट है, उसको इंडिविजुअल राइट के ऊपर थोड़ी बहुत ज्यादा तवज्जो देना, ये कंजर्वेटिज्म है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो बहुत बड़े एडमंड बुर्क के अलावा जो है माइकल ऑक्सफोर्ड और फेडरिक वॉन हैक, ये सब बहुत बड़े कंजर्वेटिव्स हैं। हैक को तो इसलिए आप याद कर सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में थेचर के, तो हयाक उनके गुरु थे। तो आप समझ सकते हैं कि थेचर रिगन का जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था यूएसए यूके में, उसके जो इकोनॉमिक गुरु थे वो फेडरिक वॉन हयाक थे। तो ये तीनों को यदि आपने एलिमिनेट कर दिया तो मतलब कौन बचा? ये तीनों तो कंजर्वेटिस्ट हो गए। टीएच ग्रीन जो है वो एक मोरलिस्ट थिंकर है, इनको ऐसे भी याद रखिए, इंग्लैंड के हैं। तो ये अब ग्रीन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये एक अजीब समिश्रण है, मिक्सचर है, इंडिविजुअलिज्म एंड सोसाइटल कॉमन गुड। बहुत कमाल की बात है। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट को भी प्रिजर्व रखना है। इंडिविजुअल राइट्स जो है इंडिविजुअल का मोरल डेवलपमेंट कराता है, उसके बगैर कोई इंडिविजुअल अपना मोरल प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, वो मोरल इथिकल सोल ही नहीं बन सकता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इंडिविजुअल को जो है रेडी रहना चाहिए सोसाइटल कॉमन गुड में अपना इंटरेस्ट देखने का। मतलब यदि एक सही मोरल इथिकल इंडिविजुअल है तो वो दूसरे के बारे में भी सोचेगा, जो रूसो भी कहते हैं, और वो मतलब एक तरह से जनरल विल डेवलप करेगा, अल्ट्रुइस्ट उनका उसका मोटिव होगा, और सोसाइटल कॉमन गुड को वो हार्म नहीं करेगा। इस टाइप की थिंकिंग जो है वो ग्रीन रखते हैं। ग्रीन का जो बुक है वो भी जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट उनका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। कई बार लेक्चर वर्ड इसको हटा दिया जाता है, तो सीधा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसमें कि वो राइट बेस्ड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। इसके अलावा जो है ये सब छुपे हुए बुक हैं, पॉले गोमेरा ऑफ टू एथिक्स, मेरे प्रोनाउंसिएशन मत जाइए। इसकी जो एस्से है मोरल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी विथ डेविड ह्यूम ने लिखा है। अब एक यहाँ टिप्स में देता हूं, जहां मोरलिटी, इथिक्स, इन सब की बात आए, वहां टीएच ग्रीन पे आपका ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Police should be large enough to guarantee self-sufficiency and small enough to ensure good governance. वो तो गोल्डन मीन के समर्थक थे, तो आपको पता है ये सही होगा।
The police was natural and prior to individual, not chronologically but teleologically. ये तो इस लाइन को तो ठीक से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। उनका ये कहना था कि समय में तो पहले इंडिविजुअल आया, फिर विलेज आया, उसके बाद जो है कम्युनिटी आई और स्टेट आया, लेकिन इस सेंस में देखा जाए तो स्टेट जो है इन सब से पहले है। टेलियोलॉजिकली मतलब एंड देखा जाए, मतलब बिना स्टेट के कोई इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता है, बिना स्टेट के कोई कम्युनिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि स्टेट ही जो है गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी और फ्लरिस्ड इंडिविजुअल लाइफ के लिए मस्ट है। जो स्टेट में नहीं रहेगा या तो वो गॉड है या बीस्ट है। इस टाइप की बात उन्होंने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट जो है टेलियोलॉजिकली प्रायर है, मतलब पहले है समय में इंडिविजुअल और फैमिली के। पोलिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन एसोसिएशन, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन पोलिस इज द मैन रिट लार्ज, इसको दूसरे ढंग से आपने देखा होगा यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, कि इंडिविजुअल मतलब स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, जो प्लेटो ने कहा था। मतलब कि स्टेट कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल का एक विशाल काय रूप है। तो ये प्लेटो ने कहा था, ये इन्होंने नहीं कहा था, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए बी सी बचा, ये सही आंसर है, मीडियम लेवल का है। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएटेड लेबर इंक्लूड, अब यहां पे देखिए मैंने अपनी ही वीडियोस दिया है, ये 4 टाइप की एलिनिएशन की बात करते हैं। और ये एलिनिएशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लेबर से है। मान ली कोई वर्कर कार बनाता है तो उससे खुद वो एलिनेटेड हुआ था, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये कार मैंने बनाया, कि उसका तो एक पुर्जा के वो बना रहा है, और ना ही वो कार ओन कर सकता है। वो जो पूरा लेबर प्रोसेस है उससे एलिनिएट हो जाता है, उसको उसे घृणा हो जाती है, क्योंकि उसमें वो बंधुआ मजदूर की तरह उसको लगता है। वो अपने खुद सेल्फ से जो है वो एलिनिएट हो जाता है, जिसको उन्होंने कहा था गुटंग्सवेन, गुटंग्सेवे, गुटन गुटन गेस्वेजेन, जर्मन में। इसका प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए मेरे। इसका मायने ये होता है कि स्पेसीज बीइंग, मतलब एक ह्यूमन होने का जो इसेंस है उसी से जो है एलिनिएट हो जाता है एक लेबर जो है, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ भी कहते हैं, और अपने फिलो वर्कर से भी एलिनिएट हो जाता है, मैन फ्रॉम मैन। अब इतना जानने के बाद भी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, उसके उन्होंने स्पेसीज दिया है जो शायद वो स्पेसीज बीइंग से लेना चाहते हैं, और फिर वो नेचर देते हैं जो पता नहीं किस से लेना चाहते हैं, एलिनेशन फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर से तो इसी में कवर हो जाता है मैन। तो लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको कोई कठिनाई नहीं है ऑप्शन के चलते, क्योंकि या तो 2 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है। अब चूंकि ये तीनों सही हैं तो चौथा तो सही होगा ही। ये आप इस तरह से लॉजिक पे जाइए और इसको ठीक मार दीजिए, वैसे बहुत सही ढंग से फ्रेम नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड स्टेट एज नेसेसरी इविल, आपको पता है कि ये जो है कि स्टेट को नेसेसरी इविल या तो इंडिविजुअलिज्म मानते हैं और या क्लासिकल लिबरलिज्म। इंडिविजुअलिज्म भी कोर है क्लासिकल लिबरलिज्म का। अब इसमें से यदि आप देखेंगे कौन क्लासिकल लिबरलिज्म के सबसे बड़े समर्थक हैं, तो बेंथम नहीं है, आपको याद है, यूटिलिटेरियनिज्म के समर्थक हैं। मिल भी एक अलग तरह के यूटिलिटेरियनिज्म के समर्थक हैं। ये तो जेम्स मिल हैं, उसके फादर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के, तो ये दोनों को आप खत्म कर सकते हैं। थॉमस पेन जो हैं ये एक क्लासिकल लिबरलिस्ट थे। इन्होंने जो है एक बुक लिखा था जिसको एकदम याद कर लीजिए, राइट ऑफ मैन, 1791 में। इसने तहलका मचा दिया था इस बुक ने, थॉमस पेन ने। इसको याद कीजिए, और ये क्लासिकल लिबरल है। तो चूंकि क्लासिकल लिबरल, इसलिए यही बोलेंगे स्टेट एज नेसेसरी इविल। मैच कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है टिप्स जो मैं आपको, या गेम जो हम लोग खेलते हैं वो भी देखेंगे। अब देखिए ये सारे जो हैं आपके सिलेबस में, हाना आर्डेंट, फ्रेंच फैनन, माओ त्से-तुंग, इनका किताब तो आपको याद होगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले, इसको आप भूल जाइए, लेकिन जरूरत भी नहीं है आपको जानने की। हाना आर्डेंट का आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ सारे किताब दे दिया। अब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अब इतना टाइम लग जाएगा कि ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, हाना आर्डेंट के सारे बुक को यहाँ याद कर लीजिए स्टूडेंट, कभी छोड़िएगा मत इसको, एक जगह मैंने दे दिया है। तो हाना आर्डेंट का आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो ह्यूमन कंडीशन है। तो आप यहाँ ए का 4 मार्क कर लीजिए। तो ए का 4, और वाओ आपका जो है काम ही बन गया, और आपको जो है कुछ देखना ही नहीं, आगे देखना ही नहीं है, और मैं भी अभी नहीं देख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन फिर भी चलिए आपको याद करने के लिए, माओ त्से-तुंग ने लिटिल रेड बुक लिखा है। फ्रेंच फैनन जो है पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, उन्होंने रेचेड ऑफ द अर्थ लिखा, आगे भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चौथा जो बच गया वो कौन है, जॉन के गैलब्रेथ, एफ्लुएंट सोसाइटी। अब कहीं ये याद कर लीजिए, अगला कहीं किसी पेपर में आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं डिफिकल्ट बोलूंगा, कि कार्ल मार्क्स के सारे बुक का आपको जो है डेट याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट एक थिंकर का यदि आपको डेट याद रखना है तो कार्ल मार्क्स का रख लीजिए। और इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे उनके इंपॉर्टेंट बुक, शायद मुझे लगता है सब जो आपको याद रखने चाहिए मैंने दे दिए हैं, सब की ईयर दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अदर बुक्स हैं,
अब यहाँ पे आप जब बिठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। इन सब में देखेंगे तो दास कैपिटल या द कैपिटल कह लीजिए, दास का मतलब द होता है, द कैपिटल जो है वो सबसे बाद में लिखी गई है। इनफैक्ट इनके मरने के बाद ये एंगल्स ने निकाला था, तो ये तो आप चौथे नंबर पे रख दीजिए। यहाँ पे यदि आप देखें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो देखेंगे, तो मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, तो 1848 में है ये, 1848 में। जबकि क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891, लेकिन उन्होंने लिखी थी बहुत पहले, 1891 में तो उनका डेथ हो गया था। तो आपको और खोजना पड़ेगा कि ये कब इन्होंने लिखी थी, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। और दो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है 1844 में है। तो यदि हम इससे चलें कि कब पब्लिश हुई है, तो तब आप इसको चौथे पे रख सकते हैं, इसको तीसरे पे रख सकते हैं, और इस सॉरी देख लीजिए, मतलब आप देख लीजिए ये जो है 1867 में। अब इस पे मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, आप सबको अरेंज कर लीजिए। लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन जो है वो मैं तो हेट करता हूं, लेकिन मार्क्स का जो है आप एटलीस्ट याद कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा। इसमें जैसा मैंने बोला कि एक और कठिनाई आपको आएगी कि मैंने यहाँ पे कब पब्लिश हुआ है वो दिया है। यदि ये मीन कर रहे हैं कि कब उन्होंने लिखा है, तो और आपको परेशानी होने वाली है। आई डोंट नो इस पे अभी क्या मैं सलाह दूं, आगे हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं हम लोग दिसंबर 2019 साइकिल पे। एक साइकिल अभी हम लोगों ने खत्म किया, आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे थे। दिसंबर 2019 साइकिल पे चलते हैं, जो कि दिसंबर 2019 में हुई थी। थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगरी ऑफ केव इज रिलेटेड विथ, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर ये तो मैं जानता हूं, ये तो प्लेटो है, तो आपको पता है, यस आप जानते हैं प्लेटो है। हु इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियन, अगेन इजी क्वेश्चन। लिबर्टेरियनिज्म जो है, यदि हम लिबरल थॉट में देखें तो क्लासिकल लिबरलिज्म को फिर से नए रूप में लाने का, अभी जो नियो लिबरलिज्म वर्ल्ड में चल रहा है वो भी एक तरह का लिबर्टेरियनिज्म है। लिबर्टेरियनिज्म मतलब क्या है कि इंडिविजुअल राइट को जो है समाज के ऊपर जो है प्रेशर देना है, स्टेट को बिल्कुल लिमिटेड स्टेट होना है, मार्केट को आगे लाना है, स्टेट को पीछे ले जाना है। ये जो सारी थिंकिंग है वो लिबर्टेरियनिज्म है। इसके सबसे बड़े जो सपोर्टर रॉबर्ट नॉजिक रहे हैं, हयाक रहे हैं, मिल्टन फ्रेडमैन रहे हैं। इन तीनों को तो आप याद कर लीजिए, नॉजिक हयाक फ्रेडमैन, नॉजिक हयाक फ्रेडमैन, ऐसा मंत्र जैसा याद कर लीजिए कि ये तीनों लिबर्टेरियनिज्म के त्रिमूर्ति हैं। तो त्रिमूर्ति इसको आप कहते हैं। तो रॉबर्ट डहल जो है वो इसमें नॉट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा नॉट पे। तो रॉबर्ट डहल, और रॉबर्ट डहल जो एक प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, प्लूरलिज्म को ये बढ़ावा देते हैं, जहां पे ये माना जाता है कि केवल स्टेट ही नहीं बल्कि कई ग्रुप्स एसोसिएशन में पावर जो है वो डिवाइडेड होती है, एक प्लूरल सॉवरेनिटी की परिकल्पना करते हैं। और इन्होंने पॉली आर्ची नाम की जो है बुक भी लिखी है रॉबर्ट डहल, इसलिए लिबर्टेरियन नहीं है। Next question. Distributive justice is mainly concerned with distribution of honors, wealth, political offices, rewards. ये सब जो है, ये पहली बार डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटल ने दिया था, समझिए 2400 साल पहले। तो इसलिए इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। यही बात बेसिकली रॉल ने भी कहा है, लेकिन चूंकि रॉल इसमें है ही नहीं तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं है, तो एरिस्टोटल है। हु हैड, ये इजी क्वेश्चन है, हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस कह के इसने पूरा इसको आसान बना दिया। किसने लिखा है थ्योरी ऑफ जस्टिस? रॉल ने। और वो किसके अगेंस्ट में है? वो यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, मतलब कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। रॉल कहते हैं कि ऐसा समाज जो है जस्ट नहीं होता है, वो समाज जो है आपका यूटिलिटी बेसिस पे बेस्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि एक जगह पे 5 लोग रह रहे हैं, 5 ही लोग हैं एक मतलब एक गांव में, और उसमें से एक आदमी सबसे गरीब है, बाकी 4 आदमी जो अमीर हैं, और कचरा फेंकने की कोई जगह नहीं है मान लीजिए। और पांचों लोग मिलकर बैठक करते हैं, और 4 जो अमीर लोग कहते हैं कि भाई आप, हम गरीब लोगों के घर के आगे हम कचरा डंप बनाते हैं और गरीब को कंपनसेट कर देते हैं, हर महीने उसको 10,000 रुपए देंगे। तो गरीब एकदम खुशी खुशी मान जाता है कि 50,000 40,000 रुपए मुझे मिल गया, कचरा फेंको। और उसके लोग, बच्चे सब बीमारी झेलने के लिए जो है वो अभिशप्त हो जाते हैं। तो क्या ये जस्टिस है? रॉल कहता है ये जस्टिस नहीं है, ये यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार ये बेस्ट है, क्योंकि 4 लोगों को हैप्पीनेस मिला और जो गरीब है उसको भी हैप्पीनेस थोड़ा बहुत मिला क्योंकि उसको पैसे मिल गए। इसलिए ये जो एक्ट है ये मोरल है, इथिकल है। रॉल कहते हैं नो। जहां पे आप इस टाइप की बात करते हैं वहां जस्टिस मारा जाता है। इट इज नॉट फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस नहीं है। तो यूटिलिटेरियनिज्म को वो जो है काटते हैं। इसलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। Which among the following is the full title of the book written by Mary Wollstonecraft?
अब ये इतना आसान है क्योंकि मैरी वोllstonecraft ने जो बुक लिखा आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके आगे कोलन होता है और बहुत कुछ लिखा रहता है। आपको मैंने कई बार बोला है कि बुक्स का पूरा नाम जानने की कोशिश कीजिए। कई बार तो उस बुक में क्या लिखा हुआ है वो सारा कुछ उस कोलन के बाद लिखा रहता है, पूरा 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 टेल रहता है। तो जैसे यहाँ पे जो पूरा बुक का नाम है ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन विथ स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट, ये उसमें पूंछ जुड़ा हुआ है। तो पूंछ को याद रखिए। और ये क्वेश्चन क्यों आसान है? क्योंकि कोई भी कॉमन सेंस से बोलेगा कि ये तो हो नहीं सकता जब पूरा बोल रहा है तो, और इसमें तो कुछ अधूरा ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसी में केवल पूरा है। तो इसीलिए यही होगा कॉमन सेंस क्वेश्चन। हु सेड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन, ये मीडियम है इसलिए क्योंकि यदि आपने लास्की को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट बिना जाने आप छूट नहीं सकते हैं। उन्होंने इनका ये फेमस स्टेटमेंट है और ये राइट्स के चैंपियन रहे। लास्की के बारे में आपको पता होना चाहिए दो तीन बातें। एक कि ये लेफ्ट ओरिएंटेड लिबरल थिंकर थे, ये लेबर पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे ब्रिटेन में। और ये इनका कहना था कि हम टेम्परामेंट से लिबरल हैं, वैसे हम लेफ्ट पार्टी में हैं। इनका ये भी कहना था कि कोई आदमी टेम्परामेंट से लिबरल होता है, ना कि किसी ग्रुप को या क्रीड को ज्वाइन करने से लिबरल होता है। इसके अलावा उन्होंने राइट्स को डिफाइन किया था कि राइट्स दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। एक तरह का समझिए कि मोरल थ्योरी ऑफ राइट है कि राइट जो है, अधिकार जो है, आदमी के मोरल प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंट है। एक आदमी अपना बेस्ट सेल्फ बन ही नहीं सकता यदि उसको अधिकार ना मिले। इसी को जो है राइट एज ट्रम्प भी कहते हैं, जो डॉर्किन ने कहा है। तो ये सारी बातें लास्की के बारे में पता चाहिए। लास्की का जो एक बुक है जो यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट है वो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसको कभी भूलिएगा मत, उन्होंने लिखा है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो याद रखिएगा। तो लास्की हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वलिटी सॉरी। अब यहां पे यदि आप ऑप्शन देखेंगे ना, देखिए नेचर में इनइक्वलिटी होती है। कन्वेंशनल इनइक्वलिटी क्या है? जो सोसाइटल कन्वेंशन से निकलती है। सोसाइटी में कन्वेंशन क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, सर्वेंट है, वो रिच है। क्या कभी सोसाइटी में आपने देखा है जिसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है उसको हम रिच बोलते हैं? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यदि सोसाइटी में ये कन्वेंशन होता, जैसे कि प्लेटो के सोसाइटी में, कि फिलोसफर किंग कौन है? जिसके पास संपत्ति नहीं है, उसके पास में नॉलेज है, तो जो नॉलेज है वो राजा है। तो ये तो कन्वेंशन बनाने की बात है। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है, जो नॉलेज है वो तो बिल्कुल गरीब भी हो सकता है। तो ये कन्वेंशनल इनइक्वलिटी है अमीर गरीब के बीच में। और नेचुरल इनइक्वलिटी क्या है? कि बाय नेचर कोई मजबूत है, कोई कमजोर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के हाथ बहुत तगड़े हैं, किसी का हाथ कमजोर है, किसी का माइंड मजबूत है, किसी का शरीर मजबूत है। ये बाय नेचुरल इनइक्वलिटी है। अब आप ऑप्शन जब देखेंगे तो हॉब्स भी कहते हैं कि नेचर में इनइक्वलिटी है, जो कि लगभग जो है वो ये हो जाती है, जिसको आप कहते हैं कि इवन आउट हो जाता है। मतलब कोई कमजोर है दिमाग से तो शरीर से, तो इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लॉक इसके बारे में कोई ज्यादा बात कहते नहीं है, बेंथम भी नहीं। लेकिन रूसो जो है बहुत इस पे काम करते हैं। ये अपनी जो उन्होंने एक लिखा था ना, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी बुक, और उसके पहले उन्होंने इससे लिखा था व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी एंड इट्स ऑथेंटिक एंड इज इट ऑथेंटिकेटेड बाय नेचर। यहाँ पे वो कहते हैं कि नेचुरल इनइक्वलिटी बहुत अलग है, जो कि इवन आउट हो जाती है हॉब्स के जैसा। लेकिन जो कन्वेंशनल इनइक्वलिटी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी आने के बाद हुई है। जब हम दूसरे के नजर में जीने लगते हैं तो हमें बताया जाता है कि तुम्हारा समाज में तुम कहाँ पे मतलब प्लेस होते हो, और वो समाज तय करता है कि तुम अमीर हो, गरीब हो, या ऊपर हो, नीचे, हायरार्की जो है। तो इसलिए इसमें आप रूसो को एकदम बिल्कुल निधड़क जो है आप टिक कर सकते हैं। रूसो ने ही कहा कि नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। इनफैक्ट उनका कहना था कि नेचुरल इनइक्वलिटी जो है कोई इशू नहीं है, क्योंकि आदमी अपने आप में रहता है, वो अपने आप में जीता है, दूसरे के लिए नहीं जीता है। लेकिन जब हम कन्वेंशनल सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटल कन्वेंशन से गाइडेड होते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए रूसो के जो बुक है उसको बिल्कुल याद कर लीजिए। जब मैं पढ़ूंगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबका मैंने जो है ईयर भी दिया है, और आपने देखा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जितने थिंकर यूजीसी नेट में है उनके सारे बुक्स याद कर लीजिए, और अभी से यदि आप देखेंगे तो 10 दिनों में तो बिल्कुल आप पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखिए कि जॉन रॉल जो है इगैलिटेरियन, मतलब अंग्रेजी का आपको वर्ड पता होना चाहिए। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो समतावादी हो, मतलब जो कि
इक्वलिटी को वैल्यू देता है। तो रॉल जो है इक्वलिटी को बहुत वैल्यू देते हैं, आपको पता है। ऑफ कोर्स डिफरेंस प्रिंसिपल उन्होंने दिया है, और इसके अलावा वो भी कहते हैं कि ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू लीस्ट ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल होना चाहिए। इस टाइप से इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो इसलिए जॉन रॉल को इगैलिटेरियन माना जा सकता है। अब यहाँ करेक्टली बोल रहे हैं, प्लेटो एक बहुत बड़े आइडियलिस्ट थे। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट कभी भी कम्युनिस्ट नहीं थी, ये एक लिबरल थी। और ग्रामस्की कभी फेमिनिस्ट नहीं थे, ये भी एक मार्क्सिस्ट थे। तो ये दोनों को यदि आपने एलिमिनेट कर दिया तो क्या बच गया? ए बी बच गया। तो आप ए बी में जो है टिक मार सकते हैं। इजी है इसलिए क्योंकि ये कम्युनिस्ट और फेमिनिस्ट देखिए इन्होंने इजी कर दिया है, क्योंकि आपको दो को सही चुनना मस्ट है, इसमें एक तो सही है नहीं, और ये दोनों को आप सीधा एलिमिनेट करते हैं, इसलिए बाकी जो दो बचे उसको हमको देखना भी नहीं है। Which of the following two are correct regarding the adoption of inductive method? अब यहाँ पे फिर से मैं कभी 10वीं बार बता रहा होगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड एक बार फिर से जान लीजिए। ये रिसर्च का मेथोडोलॉजी है। इंडक्टिव मतलब होता है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाते हैं। मतलब इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले आप कोई थॉट नहीं बनाते हैं, ग्रैंड थॉट कुछ भी नहीं सोच लेते हैं कि क्या सही होगा। पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, आप डेटा जुटाते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और देखते हैं कोई पैटर्न है क्या इस डेटा में, और एक पैटर्न से आप कुछ सोचते हैं कि ये लग रहा है कि सही होगा, और उसको आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं बहुत तरीके से। वहां पे आप अपना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी देते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूं उससे ये जो निकल के आ रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन से वो सही है कि नहीं, और फिर आप उसको थ्योरी बनाते हैं। इस तरह से जब नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो इसको इंडक्टिव कहते हैं। इसका उल्टा जो है डिडक्टिव मेथोडोलॉजी होता है रिसर्च में, जिसमें कि पहले ही आप एक ग्रैंड थॉट सोच लेते हैं, जैसे प्लेटो ने सोच लिया, पहले ही आप सोच लिए, और उसके बाद जो है आप ऑब्जर्वेशन फील्ड में देखते हैं रियल लाइफ में कि क्या है, और टेस्ट करते हैं कि मैंने जो सोचा था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से या नॉर्मेटिव थॉट से, वो क्या सही में जमीन पे दिखती है कि नहीं, और उससे थोड़ी बहुत करेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये उल्टा मेथड है, मतलब कि ग्रैंड थॉट पहले आती है। तो ये नॉर्मेटिव हो जाता है, ये इंपेरिकल हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे मतलब ये कहना बहुत ये नहीं है, मतलब नॉर्मेटिव भी बहुत तरीके से इंडक्टिव हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा ऐसे समझिए। अब इतना बताने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से कह रहा है कि इसमें से दो जो कि इंडक्टिव मेथड अपनाते हैं, तो प्लेटो तो कभी अपनाएंगे नहीं, आपको पता है। विच ऑफ द टू आर करेक्ट रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ इंडक्टिव? तो प्लेटो कभी नहीं अपनाएंगे, तो डिडक्टिव मेथड अपनाएंगे। और एक्यूनास नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैकियावेली यहाँ पे हैं, जो कि आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी थॉट रखते हैं। हॉब्स तो बिल्कुल साइंटिफिक वे में अपनी थॉट रखते हैं। तो यदि हॉब्स और ये हैं तो बी और डी, तो बी और डी को मान लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट, मतलब समझिए इसमें ऐसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन इंपेरिकल मेथड अपनाते हैं, कौन नॉर्मेटिव। तो इंपेरिकल मैकियावेली और थॉमस हॉब अपनाते हैं, साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट, दो ही करेक्ट है इसमें, पहले ही उन्होंने कह दिया कि दो करेक्ट है, तो आपको दो को एलिमिनेट करना है। प्लेटो लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज देन राइट। चलिए इस पे आते हैं बाद में। हिज आइडियल स्टेट वाज मेयरली एन आइडियल नॉट रियलिटी, ये तो आप मानेंगे कि ये तो आइडियल था, यूटोपिक था। ही वाज नॉट ए फेमिनिस्ट, अभी हम लोगों ने देखा कि वो फेमिनिस्ट था, इसलिए गलत है। ही डिड स्पीक अबाउट क्लास स्टेट। अब देखिए इन दोनों में यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन सही है, तो कौन सुनने में ज्यादा सही लगता है? प्लेटो लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटी देन राइट, वो तो हमेशा ड्यूटी की बात करता था, इंडिविजुअल राइट का तो कोई बात किया नहीं। कि उनके लिए जस्टिस क्या था कि अपना कर्म उसी अनुसार से करना जहां आपको भगवान ने जिसके लिए बनाया है, नेचर ने जिसके लिए बनाया है, मतलब आपकी स्टेशन लाइफ जो है, जो उसके अनुसार बेस्ट अपना काम करना, ड्यूटी करना, वही जस्टिस है। इसलिए ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा, तो दो ही सही है। तो अब क्या क्या इसमें सही निकला आप दे सकते हैं। ए सही निकला और बी सही निकला, तो ए और बी को टिक कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से जो है गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, ग्रामस्की सबके बारे में हम लोग जानते हैं, बुक आपको पूरा पता होगा एग्जामिनेशन देने से पहले। तो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट का जो है आप विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ए का 3, तो ए का 3 में ये होगा या ये होगा, आपने दो को एलिमिनेट कर लिया। अब हम आते हैं बी पे, ग्रामस्की ने लिखा है प्रिजन नोटबुक, तो बी का जो है 4 हो गया, तो बी का 4, इसका मतलब ये सही हो गया। बाकी को देखेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जल्दी से तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आर्बिट है, चूंकि आर्बिट क्यों है, क्योंकि ये अब ये कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। अब ये ठीक है कि ये इन्होंने 1971 में रॉल ने लिखा था, सुजान मॉलर ओकिन, इन्होंने यहाँ इसको सटा दिया है। ओकिन का जेंडर जस्टिस कब लिखा है मुझे नहीं पता, इसके बाद ही लिखा होगा, ये बाद में लिखा। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने अभी देखा कि ये जो है 1762 सब में लिखा गया है। तो यहां तक तो ठीक है कि आप इसको सजा सकते हैं। अभी तक में देखा जाए
तो सबसे क्रोनोलॉजिकल और सबसे पहले जो है रूसो होगा, तो डी देखिए तो एक में है। उसके बाद फिर उसके बाद जो लिखा गया है जॉन रॉल का है, तो चलिए ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है बीच में हो, और ये तो कभी 1990s में कुछ होगा, वो किन का हो सकता है, तो ये शायद सही है। लेकिन अब इसके बारे में हम जानने की जरूरत भी नहीं। मैं यदि एप्लीकेंट हूं तो इन सब क्वेश्चन को मैं बकवास मान के आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको कौन जानता है, कैसे हम लोग ये सब जान सकते हैं। ऑर्बिट क्वेश्चन। अब आइए रीजन एजर्सन। अब रीजन एजर्सन में पहली बार मैं यहाँ पे दे रहा हूं चारों ऑप्शन, उसके बाद हम कभी आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आप याद कर लीजिए इसको। रीजन एजर्सन टाइप के क्वेश्चन होते क्या हैं? उसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, एक एजर्सन है। एजर्सन का मतलब होता है कि आप एजर्ट करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, एक डिक्लेरेशन है। और एक रीजन स्टेटमेंट होता है जो कि एक उस एजर्सन को या तो सपोर्ट करता है या नहीं सपोर्ट करता है, या अपने आप में भी गलत हो सकता है। जैसे रीजन मान लीजिए उस स्टेटमेंट के एजर्सन है सन राइजेज इन द ईस्ट, रीजन होगा कि अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इस केस में आप देखिएगा तो रीजन अपने आप में भी सही है और ये एजर्सन को सपोर्ट भी करता है और एजर्सन भी सही है। तो ये ऑप्शन ए होता है कि बोथ एजर्सन रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ये एक्सप्लेन कर पा रहा है ए को। दूसरा है कि दोनों अपने आप में तो स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद बहुत सिंपल है कि एक में ए सही है बी गलत है, मतलब कि एजर्सन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, और एजर्सन फॉल्स है और रीजन सही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले इसको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मानिए, मतलब कि दो स्टेटमेंट है, आपको चेक करना है कि दोनों ट्रू फॉल्स हैं कि नहीं। पहले सीधा अभी भूल जाइए रीजन एजर्सन। अब इसको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखें तो पहला स्टेटमेंट है एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड बट इट वाज एक्सीडेंटल। अब इसको देखेंगे तो ये एकदम सही है। मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव क्या है नीचे से ऊपर, तो आपको पता है कि एरिस्टोटल जो है पहली बार उसने ऑब्जर्वेशन किया, मतलब 158 करीब कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, और फिर उसके ऊपर पैटर्न बनाया, क्लासिफाई किया, तब 6 आइडियल टाइप बनाया, तो इंडक्टिव मेथड यूज किया। बट इट वाज एक्सीडेंटल, ठीक है कि एक्सीडेंटल नहीं था, ये इमेटेरियल हमारे लिए। इन केस ऑफ मैकियावेली यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड वाज इंटेंशनल। अब ये भी इंटेंशनल है या नहीं है इतना दूर तक हमको नहीं जाना है। हम लोगों ने ये भी देखा कि मैकियावेली ने इंडक्टिव मेथड यूज किया था, अभी हम लोगों ने देखा। इसका मतलब दोनों अपने आप में सही हैं, इतना दूर तक नहीं जाना है कि इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों सही है। तो पहले तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये चीज जो है गलत, खत्म हो गया, इलिमिनेट कर लिया हमने, 50-50 गेम हम लोगों ने खेल लिया कि इसमें से कोई फॉल्स नहीं है। अब केवल ये देखना है हमको दूसरे में स्टेप में कि क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए एरिस्टोटल जो है वो फर्स्ट थिंकर था, ब्ला ब्ला इंडक्टिव, और मैकियावेली भी जो है इंडक्टिव मेथड यूज किया, और वो मतलब इन केस ऑफ मैकियावेली यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड वाज इंटेंशनल। अब ये इसको मतलब एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, ये एरिस्टोटल के इंडक्टिव होने को मैकियावेली कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये तो नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरे अनुसार से ये बी होगा। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताऊं, पूरे यूजीसी नेट में मैंने देखा है कि जो एग्जामिनेशन सेटर हैं वो ठीक से रीजन एजर्सन को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मतलब मेरा ये कहना हो सकता है बहुत ही गलत हो, चलिए इसको और माइल्ड कर लेते हैं कि उनका अपना एक नोशन है। नोशन क्या है कि वो थोड़ा भी यदि उनको फील होता है कि ये इससे जुड़ा हुआ, एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है, तो वो ए ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो यहां मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि यदि थोड़ा भी आपको लगे कि ये जो रीजन है वो उससे जुड़ा हुआ, एक्सप्लेनेशन तो छोड़ दीजिए, तो आप ऑप्शन ए को ही टिक मारिएगा यूजीसी नेट में, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी बहुत जगह सही नहीं होता है, वैसे मेरे अनुसार से ये बी है। इसका ऑफिशियल आंसर वैसे चेक कर लीजिए, मुझे लगता है ये बी है। अब यहां पे आइए, अकॉर्डिंग टू प्लाटो ह्यूमन सोल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, रीजन, स्पिरिट एंड एप्टीट्यूड। ये तो बिल्कुल आपको पता है, एकदम एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। और स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये भी प्लाटो ने बोला है, ये भी ट्रू है, आपको पता है, एकदम आसानी से पता है। इसका मतलब अब देखिए क्या है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, और यहां पे यह है कि ह्यूमन सोल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, रीजन, स्पिरिट, एप्टीट्यूड। तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत तो जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि यही 3 एलिमेंट जो है वो 3 क्लास बन जाता है। रीजन जो है वो फिलोसफर किंग क्लास को दर्शाता है, स्पिरिट जो है वो सोल्जर क्लास को, एप्टीट्यूड एपेटाइट को। तो ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है ए, लेकिन आपको ये जान के दुख होगा कि इसका जो ऑफिशियल आंसर था वो रॉन्ग था, वो फॉल्स था। उसमें क्या कर दिया था, उसने कहा था कि ए इज फॉल्स
एंड आर इज ट्रू। इसका ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन 4, जो कि रॉन्ग है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब यहां से एक बात और देख लीजिए कि यूजीसी नेट में भी आपको जो है रॉन्ग आंसर मिलेंगे, आपको चैलेंज करना पड़ेगा। कोई भी एग्जामिनेशन मैंने देख लिया है यहाँ सिविल सर्विसेज से लेके आईआईटी तक, आप 100 क्वेश्चन सेट होगा तो 2 से 3 आपको गलत उसमें मिल ही जाता है, यही हमारा स्टैंडर्ड है। एनीवेज ये इसमें जो है ए आप मार सकते हैं। अब आइए जून 2019 साइकिल, हम लोगों ने 2 साइकिल पूरा कर लिया है और 39 मिनट हो गए हैं। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, तो ये वीडियो मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे का हो जाएगा। मुझे पसंद नहीं है 1 घंटे से अधिक का वीडियो, क्योंकि मिलता है आप भी थक जाते होंगे इस पर। लेकिन चलिए, आपको यदि इसमें वैल्यू नजर आ रही है तो लेट अस मूव अहेड। मेकिंग समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर्स वर्स इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पैरेटो के बारे में आपने नहीं ज्यादा पढ़ा होगा, ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको ये जानना चाहिए। पैरेटो ने एक इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी एक थ्योरी दी है। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट है ना, कोई भी मार्केट बेस या कोई भी, उसमें एक ऑप्टिमल पॉइंट आता है। वहां यदि आप उसको डिस्प्लेस करते हैं, मतलब एक दूसरे पॉइंट पे यदि आप जाते हैं, तो किसी ना किसी को आप जो है लेस मतलब हैप्पी बनाएंगे या वर्स ऑफ बनाएंगे, तभी दूसरे को जो है आप बेटर ऑफ बना पाएंगे। यदि ऐसे सिचुएशन पे आप पहुंच गए हैं तो उसको पैरेटो ऑप्टिमिलिटी बोलते हैं। मतलब आप उससे आप खिसक नहीं सकते हैं। अ, मतलब ये एक, अब इसको और आगे समझाना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ऐसे समझिए कि यदि 5 आदमी के बीच में यदि आप ले लीजिए, 5 आदमी है और कोई भी अरेंजमेंट है, मतलब आपने संतरे का टुकड़ा बांटा है मान लीजिए, लेकिन अब आपके पास में मान लीजिए कि कोई और एक संतरे का टुकड़ा है, किसी एक को भी आप देंगे ना, तो ये बेटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन दूसरा वर्स ऑफ उसके कंपैरिजन में हो जाएगा, तो ये ऑप्टिमलिटी टूट जाएगी। इस टाइप की बात है। मतलब बिना किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए हुए उस ग्रुप में आप किसी एक को बेटर ऑफ नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे पॉइंट पर आप पहुंच गए, इसको पैरेटो ऑप्टिमलिटी बोलते हैं, याद कर लीजिए। डायलेक्टिक मेथड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग ऑफ विच और द फॉलोइंग थिंकर। ये आपके लिए मीडियम होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, डायलेक्टिक का मतलब होता है अंतर विरोध, मतलब कंट्राडिक्शन जो इनहेरेंट है, किसी चीज में अंदर ही छिपा हुआ है। अब ये आपको पता है कि हेगल ने आइडिया के केस में जो है डायलेक्टिक को यूज किया, फिर मार्क्स ने हेगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को लेके उन्होंने डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म बनाया। लेकिन इन सब से हजारों साल पहले सॉक्रेट्स इसको जो है डायलेक्टिक मेथड को यूज करते थे डायलॉग में। मतलब कि यदि उनको किसी को सच बुलवाना होता था तो पहले वो उसको झूठ बहुत सारा चीजों बुलवाते थे और फिर उसको काटते थे कि जस्टिस क्या है। तो किसी ने बोला कि जस्टिस जो है इन द फेवर ऑफ स्ट्रांग है, तो बोलते थे नहीं। तो इस तरह से वो कंट्राडिक्शन के मेथड से डायलॉग, जिसको सॉक्रेटिक डायलॉग बोलते हैं, वो डायलेक्टिक था। उसी को प्लेटो ने अपने राइटिंग में लिया। सॉक्रेटिक से कुछ लिखा नहीं, तो प्लेटो उनके शिष्य ने सॉक्रेटिक डायलेक्टिक को अपने राइटिंग में ले लिया। प्लेटो का यदि आप डायलॉग सब पढ़ेंगे तो वैसा ही है। पहले वो बहुत सारा फॉल्स जो है वो अपोजिट स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसको काटते हैं और फिर सही बोलते हैं कि जस्टिस क्या है। तो ये प्लेटो है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक बार याद कर लीजिएगा कि प्लेटो यूज्ड सॉक्रेटिस dialectical method in his writing first time. रीजन एजर्सन, अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको याद हो गया होगा। इन मैकियावेलियन थॉट एंड जस्टिफाइड द मीन्स, अपने आप में स्टेटमेंट ट्रू है, एंड जस्टिफाइड द मीन। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस वाज टू ब्रिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, अपने आप में सही है। यही तो राजा का सबसे बड़ा ड्यूटी था कि अपने राज्य को बनाए रखना है, उसका यूनिटी इंटीग्रिटी को उसको धसने नहीं देना है, मतलब फॉल नहीं होने देना है। अब देखिए क्या ये रीजन जो है, क्या इसको एक्सप्लेन करता है? एंड जस्टिफाइज द मीन, और यहां राजा का एंड के बारे में कहा गया है। तो इसमें इंप्लिसिट है कि यदि राजा का एम है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, उसके लिए कोई भी मीन्स अपना सकता है। अब देखिए कितना कमजोर सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर ए है। यही मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा कमजोर भी यदि ये लिंक्ड हो तो आप ए पे ही जाइएगा, बी पे मत जाइएगा। यदि स्ट्रिक्टली देखिए तो इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन यूजीसी नेट में इतना दूर तक वो सोचते नहीं है, तो आप भी दूर तक मत सोचिए, ए कर दीजिए। हु स्टेटेड दैट द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटी सॉर्ट? आप चिल्ला के बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन। यस, इतना इजी क्वेश्चन। यस। The English think they are free. They are free only during the election of members of parliament. Who said this?
देखिए ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, यदि आपने मेरा रूसो का वीडियो देखा होगा तो आप चिल्ला पड़ेंगे सर ये तो आपने बताया है। बेसिकली रूसो ऐसा क्यों कहते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एक तरह से समर्थक थे। उनका कहना था कि जो पॉपुलर सॉवरेंटी होती है वो पीपल में रिसाइड करती है, और वो पीपल किसी को रिप्रेजेंटेटिव को सौंप नहीं सकता है, डेलीगेट को नहीं सौंप सकता है, जो कि लॉक कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसके बेसिस पे इंग्लैंड में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लिबरल डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। तो रूसो उसका मजाक बनाते हैं कि इंग्लैंड के लोग जो हैं केवल वोट देने के समय में फ्री हैं। आप इंडिया के बारे में भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर तो जैसा कि सुम पीटर ने भी कहा है, पीटर सुम पीटर की डेमोक्रेसी क्या है, एक इलेक्टोरल मेथड है, एक मेथड है जिससे आप अपना जो है राजा चुनते हैं, दैट्स ऑल। एक बार आपने चुन लिया रूलर, फिर उसके बाद आप किनारे हट जाइए, फिर आप उसको राज करने दीजिए, ज्यादा चू चपड़ मत कीजिए। तो इस टाइप का जो मिनिमलिस्ट व्यू है वो लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है, और उसी का मजाक यहाँ पे रूसो जो है उड़ा रहे हैं। मीडियम लेवल क्वेश्चन, who stated that placing restrictions on freedom of expression, जैसे freedom of expression thought जिसको बोलते हैं, of human being is lying robbing of the present and the future races, मतलब आज और कल के दोनों के फ्यूचर रेस को आप डकैती कर रहे हैं यदि आपने उसका एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट को आपने छीन लिया। ऐसा ऐसा मिल क्यों कहते हैं, मिल ऐसा कहते हैं ऑन लिबर्टी में, वो इसलिए ऐसा कहते हैं, उनका कहना है कि समाज का जो प्रोग्रेस होता है, सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस, इसीलिए केवल होता ही है कि लोग फ्रीली सोच रहे हैं। जब लोग सोचते हैं तो कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे थॉट आते हैं, प्लेटो जैसा थॉट आता है, एरिस्टोटल जैसा थॉट आता है। थॉट को यदि आप नहीं रोकते हैं तभी समाज में जो है आइडिया का प्रोग्रेशन होगा, जो हेगल ने कहा था। नहीं तो आप तो उसको गला दबा देंगे, तो आप वही मूढ़ रह जाएंगे, कूप मंडूक रह जाएंगे, कुएं के मेढक रह जाएंगे। आप जैसे अभी तालिबान अफगानिस्तान में वैसे रह जाएंगे, आप समय में बैकवर्ड चले जाएंगे। आप उसको गला मत दबाइए, थॉट को आने दीजिए, चाहे वो कितना भी मतलब कि अनोखा क्यों ना हो, कितना भी क्विरकी क्यों ना हो, कितना भी आपको अजूबा क्यों ना लगे, कितना भी आपको जो है नागवार क्यों ना गुजरे, आपको आपके चोट क्यों ना पहुंचे, लेकिन आप उस थॉट को आने दीजिए। इसी से समाज का जो है प्रोग्रेस होता है। ये जेएस मिल ने कहा था। Who said the art, religion and philosophy differ only in form, their purpose is same? अब इस टाइप की बातें जो हैं, आपको लगेगा कि ये तो मीडियम मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आपको हेगल जो है वो सिलेबस में पढ़ना है। अब हेगल से रिलेटेड जितने कोट हैं, लाइक कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, सिविल सोसाइटी इज डिफरेंसिया बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली, तो इस टाइप के जो जो कोट हैं, जितने भी थिंकर आपको पढ़ने हैं जो सिलेबस में है यूजीसी नेट के, उनके जो 4-5 कोट हैं वो आपको नेट पे मिल जाते हैं। आप उसको देख के याद कर लीजिए, और ये उसी उसी टाइप का कोट है जो आपको याद रखना चाहिए हेगल के बारे में, जिन्होंने ये कहा था फेमसली कि आर्ट, रिलीजन और फिलोसफी डिफर ओनली इन फॉर्म, देयर पर्पस इज सेम। हेगल, फ्रेडरिक हेगल। हु इज राइटर ऑफ द बुक ए ग्रेट एंड टेरेबल वर्ल्ड? आपको अभी जस्ट मैंने बताया ग्रेमेस्की के सारे बुक्स, जिसमें कि ये भी लिखा हुआ था, थोड़ा छिपा हुआ है उनके प्रिजन नोटबुक के कंपैरिजन में, लेकिन अब आपको याद हो गया होगा, इसलिए ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने मीडियम लिखा है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, अब यहाँ पे फ्रेंच फैनन को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो जब सिलेबस में है तो इनके सारे बुक्स भी आपको याद होंगे। ये फ्रेंच वेस्ट इंडियन थे, साइकियाट्रिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर, ऑथर थे, पोस्ट कॉलोनियल। इन्होंने 2-3 जो बुक लिखा है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ए डाइंग कॉलोनियलिज्म एंड रेचेड ऑफ द अर्थ, ये तीनों को याद कर लीजिए। उसमें से आपको रेचेड ऑफ द अर्थ अभी पहले आया था, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क अभी आ गया है। तो फ्रेंच फैनन। हु सेड द पॉलिटिकल वर्क इज लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क? अब अगेन जो है, देखिए आपको माओ माओ जेदांग जो है ये आपके सिलेबस में है। तो माओ का जितना भी बुक है, लिटिल रेड बुक से लेकर के माओ के जितने प्रोग्राम हैं, लाइक कल्चरल रिवॉल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उस टाइप के जितने भी उनके जो आइडियाज हैं, रूरल मतलब कि कल्चरल सोशलिज्म टाइप का, कैसे पीजेंट में उन्होंने सोशलिज्म की भावना लाई, वो सारी जो बातें हैं उनकी, और उनके जितने बुक हैं, जितने थॉट हैं, जितने उनके कोट हैं, सब आपको याद होने चाहिए। तो उसमें से एक उनका जो कोट है कि पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क। द आइडिया ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस इन रॉल्सियन थ्योरी फ्लोज फ्रॉम, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे कि इंडिविजुअल या सोसाइटी या स्टेट। अब देखिए क्या है बेसिकली, इसको यदि ऐसे समझिए, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वैसे इस टाइप क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए कि जस्टिस एज फेयरनेस रॉल ने दिया है अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, उसका स्रोत क्या है, क्या व्यक्ति है कि राज्य है कि समाज है?
अब आपको यदि ये बात पता है कि रॉल ने अपनी थ्योरी कैसे डेवलप की है, तो आपको पता होगा कि एक इंडिविजुअल, जिसको रॉल्सियन इंडिविजुअल बोलते हैं, वो टेबल पे बैठते हैं, आंख पे पट्टी बांध के, आंख मतलब कि कोई लिटरल नहीं, वेल ऑफ इग्नोरेंस, और वो एक मतलब सब अपना अपना जो है कॉन्सेप्शन ऑफ गुड लाइफ अलग अलग उनके है, सोच अलग अलग है कि क्या अच्छा है, कैसे लाइफ जीना चाहिए, सब इंडिपेंडेंट, लेकिन सब जो है एक तरह से जस्ट आदमी है, मतलब जस्टिस के प्रति सबका विचार जो है पॉजिटिव है। तो वो, उनको खुद कुछ पता नहीं होता कि वो अमीर हैं, गरीब हैं, किस कास्ट, किस क्लास, किससे हैं। तो वो एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जो कि रॉल कहता है, जो जस्टिस एज फेयरनेस ही होगा, क्योंकि सब अपने अपने लिए सोचता है कि पता नहीं हम किस कैटेगरी में फॉल करें। इसलिए लॉजिकल वे में सबके विचार अलग होते होते हुए भी, कि सबका गुड कंसेप्शन ऑफ लाइफ अलग होते हुए भी, जब वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं, सोशल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए समाज में, तो वो उसी टाइप पे पहुंचते हैं जो कि रॉल बोलता है। इसलिए वो फ्लो जो करता है वो इंडिविजुअल से करता है, व्यक्ति से ही फ्लो करता है, और कहीं से जो है उनका जस्टिस एंड फेयरनेस फ्लो नहीं करता है। ये जो आइडिया है जस्टिस का, वो इंडिविजुअल से आता है। अब आइए दिसंबर 2018 साइकिल पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the features of Plato's theory of education? आपको पता है कि कई लोग कहते हैं कि उनका जो रिपब्लिक है वो ट्रीटीज ऑन एजुकेशन है, क्योंकि उनके लिए नॉलेज ही वर्चू था, नॉलेज के बेसिस पे ही लोगों को रूल करना था, उसी बेसिस पे सारा समाज को बनाना था। तो एजुकेशन वाज एवरीथिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग एवरीथिंग फॉर प्लाटो। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, उसमें पहले इस क्वेश्चन को देखने के पहले ये देखिए, उन्होंने ये कहा था कि 20 साल तक जो है तीनों क्लास जो हैं, फिलोसफर किंग, सोल्जर एंड प्रोड्यूसर क्लास, और उन्होंने ये कहा था कि फिलोसफर किंग और सोल्जर जो है गार्जियन क्लास है, इन सब को 20 साल तक कॉमन पढ़ाई करनी थी। 20 साल के बाद प्रोड्यूसर क्लास को अपना काम शुरू करना था, जो सोल्जर एंड फिलोसफर किंग को आगे बढ़ना था। 15 साल तक, और तो 35 ईयर तक जो है दोनों क्लास को पढ़ना था, गार्जियन क्लास मतलब फिलोसफर किंग एंड सोल्जर। फिर सोल्जर को बाहर चला जाना था, और 15 ईयर्स आगे जो है केवल फिलोसफर किंग को ट्रेनिंग लेनी थी, राजकाज की और पढ़ाई करनी थी। 50 ईयर्स में जाके फिलोसफर किंग तैयार होता था। इस पे बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब यदि ये फैक्ट आपको पता है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एट द एज 30 ए सेकेंड सेलेक्टिव टेस्ट इज टू टेक प्लेस। नो, 35 ईयर्स में दूसरा टेस्ट होता है। पहला टेस्ट 20 साल में, दूसरा टेस्ट 35 ईयर में, और तीसरा 50 साल में। तो ये गलत हो गया। तो अब 4 जिसमें नहीं है, 4 होगा तो वो गलत होगा, तो 4 को काट दीजिए। अब केवल 2 ही बचा। हमने 50-50 गेम हम लोगों ने खेल लिया एक केवल नॉलेज से। अब हमको ये देखना है कि 1 या 2 होगा या 2 या 3 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं 3 को। द पब्लिक टेस्ट इज हेल्ड एट द एज ऑफ, द पब्लिक टेस्ट इज हेल्ड एट द एज ऑफ 20। तो ठीक है, 20 तो ईयर में तो सबको मतलब कि टेस्ट देना ही था, तो ये सही है। यदि ये सही है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 को सही होना है, तो इसलिए यही केवल सही होगा। तो अब दूसरा क्या सही है? एलिमेंट्री एजुकेशन बिगिन एट चाइल्डहुड अप टू द क्लास ऑफ 6। केवल जान लीजिए, आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। और ये वाला सही नहीं है, इट इज ए मीन्स फॉर सोशल राइटियसनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। तो इस टाइप का इतना बड़ा ग्रैंड ऐसा जो लाइन है वो सही उसमें नहीं है। तो 2 and 3 बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन। Thomas Hobbes constructed his political philosophy on the basis of his postulate derived from। तो ये तो आपको एक और क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो साइंटिफिक मटेरियलिज्म उनका मेथड कहलाता है। उनका सारा कुछ जो है साइंस पे था, लॉ ऑफ फिजिक्स पे था। उनका कहना था कि मैन जो है, मतलब ह्यूमन जो है, कुछ नहीं है, वो बंडल ऑफ मैटर इन मोशन है, और मोशन से ही जो है इमोशंस क्रिएट होते हैं, और उसी से जो है आदमी का प्राइड, ईगो और पावर का जो सेंस होता है, और उसी से सारा सामाजिक व्यवस्था। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस से ही सब कुछ वो ड्रॉ करते थे। इस मायने में कई क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हॉब्स जो है मैकियावेली के जैसा इंपिरिकल बेसिस पे अपनी रिसर्च रखते हैं, इसलिए ये इंडक्टिव हो जाते हैं। मैकियावेली के जैसे प्लाटो जो है वो डिडक्टिव हो जाते हैं, वो नॉर्मेटिव ज्यादा हो जाते हैं। एरिस्टोटल मिले जुले हैं, वो हैं तो नॉर्मेटिव, लेकिन वो काफी इंपिरिकल मेथड भी यूज करते हैं, इंडक्टिव मेथड भी यूज करते हैं, वो भी आपने देखा। अब यहाँ पे आइए रूसो के विल के बारे में। ये तो मैंने कितना ही आपको पढ़ाया, रूसो जनरल विल मींस। अब जो जनरल विल है वो ये है, एक लाइन में यदि कहें कि जब आप एक इंडिविजुअल
एक समाज में, समाज मतलब वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी है पॉलिटिकल कम्युनिटी, उसमें केवल अपने बारे में नहीं सोचता, सेल्फ इंटरेस्टेडनेस नहीं होता, वो समाज के कॉमन इंटरेस्ट के बारे में जब सोचता है और उस सोच से जब वो फैसला लेता है इन ए ग्रुप, तो वो जो फैसला होता है सभी के रियल विल का कह लीजिए, वो जनरल विल है। तो इसमें कहा जा रहा है कि रूसो का जनरल विल का मायने क्या होता है, उसे ऐसे ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। एक्चुअल विल नहीं, सम टोटल ऑफ विल नहीं, मेजोरिटी विल भी नहीं, रियल विल। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि रियल और एक्चुअल विल में क्या फर्क है, तो उन्होंने जिस टाइप से उसको डिफाइन किया है इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने अपने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दिया है। रियल और ट्रू विल, रूसो का कहना था कि वो हमारा जो हायर सेल्फ होता है, मतलब हर सोल में उनका कहना था, या हर सेल्फ में एक हायर सेल्फ होता है जो रैशनल होता है, ऑथेंटिक होता है, वर्चुअस होता है, जो कि अल्ट्रिस्ट होता है, जो दुनिया के बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में नहीं। तो वो ट्रू सेल्फ होता है और वही रियल विल होता है, और उन विल से जब सभी लोग मिल करके फैसला लेते हैं तो वो जनरल विल होता है। उनका कहना था कि एक्चुअल विल जो है वो हमारा लोअर सेल्फ होता है, जो कि हम पैशनेट होते हैं, इरेशनल होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, लस्टफुल होते हैं। वो इंपिरिकल बिलीफ एंड डिजायर होता है जो तुरंत हम चाहते हैं कि अभी कर लें, हम केवल अपने बारे में केवल सोचते हैं और अपने शारीरिक सुख के बारे में सोचते हैं। वो एक्चुअल विल है जो हमारे लोअर सेल्फ से गाइडेड होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि प्राइवेट और इंडिविजुअल विल होता है जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट एक आदमी का या किसी कॉर्पोरेट या फर्म का दिखाता है। तो इस तरह से विल को जो है कई पार्ट में उन्होंने तोड़ा था, तो ये रियल विल का सम्मिश्रण है, तो रियल विल सही आंसर है। Who among the following firmly believe that periodic communitarian correction is required because liberalism is a self-subverting doctrine? अब देखिए, इस क्वेश्चन को बिना जाने आप बना सकते हैं, केवल यदि आप अंग्रेजी समझते हैं और इतना पता है कि कम्युनिटेरियन इसमें से कौन है। देखिए, कम्युनिटेरियन करेक्शन जो है कोई कम्युनिटेरियन थिंकर ही बोलेगा। इसमें से कम्युनिटेरियन केवल एक है, माइकल वॉल्जर, और कोई है ही नहीं। तो केवल यदि माइकल वॉल्जर है तो इसलिए यही सही आंसर होगा। इस बेसिस पे भी, बिकॉज कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप मार्क कर सकते हैं और यही सही भी है। इसलिए मैंने यहां पे दे दिया है कि कम्युनिटेरियन जो है आपको चार ही याद रखना है, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर एंड एलेस्डेर मैकलेंटायर। इसको एकदम बिल्कुल मंत्रा के जैसा रट लीजिए, कम्युनिटेरियन लिबरल थिंकर, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिना जाने हुए आपको बन जाएगा। Who among the following sought to establish non-utilitarian proposition that some pleasure are of higher quality than other? जैसे ही आपको देखे कि प्लेजर हायर एंड लोअर किसने बांटा, तो आपको जॉन स्टुअर्ट मिल याद आना चाहिए। उन्होंने जो है एक लाइन कहा था जो इसको दर्शाता है उसके इस थॉट को, कि इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड। एक पिग जो है, एक सुअर जो है, उसका सेटिस्फाई होने से अच्छा है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है डिससेटिस्फाइड रहे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी शारीरिक सुख है वो लोअर प्लेजर है, जो हमारे लोअर सेल्फ, अभी आपने देखा ना, उससे गाइडेड होती है। पिक्चर देखना है, मान लिया अल्कोहल पीना है और खूब गप्पे मारना है और सो जाना है, तो ये जो सुख है लोअर है, ये पिग वाला सुख है। और जो अभी हम और आप कर रहे हैं जो हायर प्लेजर है, यदि आपको प्लेजर आ रहा है, जैसे मुझे आ रहा है कि हम पैशनेट हैं, आपको हम बता रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ये हायर प्लेजर है। जब आप नॉवेल पढ़ते हैं, जब आप किसी का भलाई करते हैं और आप इस टाइप की जब काम करते हैं, तो जो जो आपको सुख मिलता है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो हायर प्लेजर है। इस टाइप के प्लेजर को जो दो पार्ट में बांट देना, जो यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा डाइल्यूट करते हुए, ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। Which one of the following is incorrectly matched between the proponent and the theory of education advocated by him? इनफैक्ट ये मैंने जो है जनरल से लिया है, जो जनरल में जो 50 क्वेश्चन पूछते हैं वहां से लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये भी थॉट से रिलेटेड है। वैसे ये जनरल क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन जो होते हैं। देखिए, प्लाटो जो है वो यहाँ कहा गया है नेचुरलिज्म, और यहाँ रूसो है, यहाँ गलत ये लिखा है रूसो, रूसो नेचुरलिज्म, प्लाटो आइडियलिज्म और ड्यूई जो है प्रैग्मेटिज्म। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है जॉन ड्यूई को, तो आपको पता होगा कि ये प्रैग्मेटिस्ट थे। और ये जो है, एक और बात जानिए जो कई बार पूछा जाता है, ये अंबेडकर के गुरु थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अंबेडकर उनसे लाइफ लॉन्ग दोस्ती भी रही और प्रभावित भी थे।
प्लेटो जो है वो सबसे बड़े आइडियलिस्ट थिंकर हैं, इसलिए तो प्लेटोनिक थॉट कहा जाता है, प्लेटोनिक लव कहा जाता है, प्लेटोनिक स्टेट कहा जाता है। तो आइडियलिज्म, ये दोनों तो सही है। अब आपको इन्हीं दोनों में से एक को रॉन्ग करना है। अब यहाँ देखिए नेचुरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। नेचुरलिज्म एक थॉट है, इसमें यह माना जाता है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो फोर्सेस ऑफ नेचर से हो रहा है। मतलब नेचर में जो लॉ है, सूरज, चांद एंड जितना भी मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, सब जितने भी हैं, उसी से सारा वर्ल्ड का खेल हो रहा है। सब क्रिएशन भी नेचर का है। और चूंकि ये सब सब जो है एक साइंटिफिक लॉ के तरह है, कोई आर्बिट्रेरी नहीं है, इसलिए ह्यूमन अपने नॉलेज से एकदम ऑब्जेक्टिवली नेचर के बारे में जान सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। वो भी नेचुरलिज्म का पार्ट है। यदि आप इतना भी जानते हैं नेचुरलिज्म के बारे में, तो आप समझ जाएंगे कि प्लेटो को आप नेचुरलिस्ट नहीं कह सकते हैं। यदि नेचुरलिस्ट होता है तो क्या वो आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश करता, जो नेचुरल नहीं है। इसीलिए इसको आप काट दीजिए। रूसो, आपको पता है कि नेचर की बात करते हैं, साइंटिफिज्म की बात करते हैं, वो नोबल सैवेज की बात करते हैं। नेचर में इनइक्वलिटी जो होती है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। वो नेचर ने जो मैन वुमेन को अलग बनाया उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो वो नेचुरलिज्म को के समर्थक माने जा सकते हैं। इसलिए ये है, प्लेटो नेचुरलिज्म सही नहीं है। अब यहाँ पे आइए, मैचिंग हम लोग गेम खेल सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको पता है जॉन रॉल, तो आपको पता है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दिया है, तो क्या ए के थ्री से कुछ बात बनती है? वाओ। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट, अब चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे, और तो कुछ होगा नहीं, तो आपको आंसर ही मिल गया। मतलब देखिए, ए के थ्री से हमें आंसर ही मिल गया, हमको आगे जानने की भी जरूरत नहीं। केवल देखिए बी का फोर है, मैच कर लेते हैं बी का फोर। तो रॉबर्ट नॉजिक ने जो है इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। माइकल वॉल्जर, आपने अभी देखा, ये कम्युनिटेरियन थे, तो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस देंगे ये। थॉमस पॉक को आप याद कर लीजिए, ये जो है एक कॉस्मोपोलिटियन थिंकर थे। कॉस्मोपोलिटनिज्म क्या होता है? जहां विश्व बंधुत्व, मतलब जहां की वसुधैव कुटुंब का मतलब कि पूरे दुनिया में हर सिटीजन हमारा भाई है। कोई मतलब कि देश की दीवार जो है, या धर्म की दीवार, या भाषा की दीवार हमें बांट नहीं सकती है। मतलब सब हम लोग एक हैं पूरे दुनिया में, कहीं भी रह रहे हैं। यदि कहीं कोई अमेरिका में भी कोई किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो इंडिया में हम उसके अगेंस्ट में जुलूस निकाल सकते हैं, उसके राइट के लिए लड़ सकते हैं। ये जो है कॉस्मोपॉलिटियनिज्म है। तो थॉमस पॉग इसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। तो ग्लोबल जस्टिस भी ये करेंगे ही, आपको पता होना चाहिए। थॉमस पॉग के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आपने ये यहाँ पे मैं चौंक इसलिए गया कि इतना आसान क्वेश्चन है कि जॉन रॉल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और आपका उसी से देखिए हो जाता है। ये कितनी बड़ी टिप्स है, इसको हमेशा याद रखिए कि एक से आप पूरा मैचिंग जो है कर सकते हैं यदि आप लकी हैं। और एक बात और याद रखिए, यूजीसी नेट में ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे मैचिंग के, जिसमें केवल एक ही आपको जानना जरूरी है, 50-50 की भी जरूरत नहीं पड़ती है। John Rawls' concept of veil of ignorance does not imply to which of the following? Does not, गौर कीजिएगा, ये not है, कई बार हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, does imply पढ़ लेते हैं। अब देखिए, veil of ignorance क्या था? मतलब आंख पे पट्टी, कोई पट्टी नहीं है, लेकिन समझिए आपकी मेमोरी चली गई है, एमनेसिया में। तो जो इंडिविजुअल टेबल के अक्रॉस बैठ के समाज के लिए रूल बना रहे थे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओनर का, अवार्ड का, प्रॉपर्टी, वेल्थ या ऑफिसेज का, उनको पता नहीं था कि वो अमीर हैं, गरीब हैं, किस क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनका और फिजिकल कंडीशन क्या है, कहीं हैंडीकैप, तो कुछ पता नहीं है उनको। यदि ऐसा है, तब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। नो वन नोज हिज प्लेस इन सोसाइटी, यस, ये ट्रू है। तो यहाँ पे डज नॉट है, तो ये तो होगा नहीं। नो वन नोज हिज क्लास पोजिशन एंड सोशल स्टेटस, यस, कोई नहीं जानता, यही वेल ऑफ इग्नोरेंस है। नो वन नोज हिज फॉर्चून इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट, कोई नहीं। नेचुरल एसेट मतलब क्या है? कि नेचुरल लक, बुद्धि, सुंदरता, ये सब नेचुरल एसेट है। लंबा होना, तगड़ा होना, तो ये सब किसी को कुछ पता नहीं कि वो दुबला है, लंबा है, सुंदर है, असुंदर है, कुछ पता नहीं है। पार्टीज नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड, तो ये जब तीनों ही हैं तो एक ही होगा रॉन्ग, डज नॉट। तो वैसे भी आप इसको टिक मार सकते हैं। अब इस पे विवेचना तो चलिए और टाइम खराब होगा, लेकिन पार्टीज नो देयर कॉन्सेप्शन ऑफ गुड का मतलब क्या है? रॉल ये कहते हैं कि जितने इंडिविजुअल हैं, वो सबका अपना अपना कॉन्सेप्शन ऑफ गुड लाइफ का अलग अलग है। कोई मान लीजिए कि वो शराब पी करके ही गुड लाइफ समझता है, तो वो हो सकता है। कोई जो है सो करके ही अपना टाइम बिताना चाहता है, वही उसके लिए गुड लाइफ है। कोई दिन रात पढ़ाई करके करना चाहता है, वो उसका गुड लाइफ है। उन रॉल का ये कहना था कि जो इंडिविजुअल, रॉल्सियन इंडिविजुअल जो ये समाज का रूल बना रहे हैं, उनका अपना कॉन्सेप्शन ऑफ गुड लाइफ का सेपरेट होते हुए भी, डिफरेंट होते हुए भी,
यदि वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर में हो तो वो एक ऐसा रूल बनाएंगे जो जस्टिस एज फेयरनेस होगा जो वो देते हैं। तो इसलिए ये वाला जो है डज नॉट एम्प्लॉय, वेल ऑफ इग्नोरेंस ये नहीं कहता है। अब यहाँ पे मैंने आपको याद करने के लिए दे दिया है जॉन रॉल के बुक और उनका जो ईयर है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे बड़ा है, उसको याद कर लीजिए। जस्टिस एज फेयरनेस भी उन्होंने लिखा था, द लॉ ऑफ पीपल जिसमें ग्लोबल जस्टिस की उन्होंने बात की थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म कई जगह ये छुपा हुआ बुक पूछ दिया था 1993 का, और टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल भी उन्होंने लिखा था जो कि कई कहीं नहीं मैंने देखा पूछे हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और थ्योरी ऑफ जस्टिस तो हर जगह पूछा जाता है। For Aristotle, which of the following characteristics do not necessarily qualify to become an Athenian citizen? अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस पे बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम हो गया है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे करना चाहिए। मतलब उनका सिटीजनशिप का आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए कि कौन सिटीजन है, इस क्वेश्चन को उन्होंने डील करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ लिखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेनर हैं, जो स्लेव हैं, जो वुमेन हैं, और जो मैनुअल और मैनुअल वर्कर हैं जो कि हाथ से काम करते हैं, नौकर चाकर, ये सब सिटीजन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन दिया था इसका। उनका कहना था सिटीजन वो है जिसके पास में इथिकल एंड मोरल वर्च्यू है, और इथिकल मोरल वर्च्यू होने के लिए आपको जो है फ्रीडम होना चाहिए। कोई आपका काम कर दे मैनुअल और आप जो है इंटेलेक्चुअल वर्क करें, इसलिए मैनुअल वर्कर जो है नहीं हो सकते सिटीजन। और सिटीजन वो है जो डेलिबरेटिव और जुडिशियल ऑफिसेज में भाग लेता है, मतलब कि जो पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिकल एक्टिविटी में, रूल बनाने में, पॉलिसी बनाने में, और जो जज का भी काम कर सकता है, मतलब लॉ का निपटारा कर सकता है जुडिशियल ऑफिस में, वो सिटीजन है। तो बहुत बड़ा रोल सिटीजन का है उनकी। इसके अलावा उनको ये कहना था कि मेयर रेसिडेंस कहीं पे आपका कहीं पे है तो आप सिटीजन नहीं हो जाएंगे, केवल आप सिटीजन के बच्चे हैं तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सब जो है उन्होंने कंडीशन दिया था कि क्या नहीं, कौन सिटीजन नहीं हो सकता। और ये उन्होंने ये भी कहा था कि गुड सिटीजन जो है गुड ह्यूमन बीइंग होता है। तो इन सब को जानने के बाद आप देखेंगे कि ना तो रेसिडेंस उनके लिए नेसेसरी कंडीशन था, ना ही राइट ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड। ये उनका कहना था कि तो फॉरेनर को भी ये राइट होता है कि वो मुकदमा कर सकता है, उस पर भी कोई मुकदमा कर सकता है। दोज हु आर डिसइनफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड, ये तो बिल्कुल ही नहीं सिटीजन होंगे। और कोई सिटीजन का बच्चा है तो वो सिटीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए सारा इसमें सही है। Which of the following feature of Hegel's theory of state are correct? State is a super organism. Yes, उन्होंने कहा था। It is the march of God on earth. इसको तो रट लीजिए, क्रीड टाइप का मंत्र जैसा। It is an end in itself. ये उन्होंने कहा था कि ये हाईएस्ट स्पिरिट का हाईएस्ट डेवलपमेंट है। It is unchecked by any moral law, for it itself is a creator of morality. ये भी उन्होंने कहा था। तो स्टेट को उन्होंने एकदम एक भगवान का दर्जा दे दिया था। तो इसलिए इसमें सब सही है। फेडरिक हेगल के जो बुक हैं वो उसको यहाँ पे रट लीजिए। साइंस ऑफ लॉजिक बहुत कम पूछा जाता है। फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट ये भी कई बार पूछा गया है। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा फेडरिक हेगल ने जो कुछ कुछ चीजें कही है जान लीजिए। सिविल सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा है कि इट इज ए डिफरेंसिया बिटवीन फैमिली एंड स्टेट, ये कई बार पूछा गया है। सिविल सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो यूनिवर्सल इगोइज्म का स्पेस होता है, जहां पे कि हर अपना इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होता है सिविल सोसाइटी में, और वो एक तरह का सिस्टम ऑफ नीड्स भी है। ये सब फ्रेज को याद कर लीजिए। फैमिली को उन्होंने कहा कि थेसिस जैसा है, सिविल सोसाइटी एंटी थेसिस है, तो स्टेट जो है इन दोनों का सिंथेसिस है, तो इसलिए वो हाईएस्ट स्पिरिट है। और एक तरह से इनका जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है उसको आप डिवाइन भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल भी कह सकते हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, क्योंकि वो मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ग्रामस्की आर करेक्ट? अब ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ग्रामस्की की सिविल सोसाइटी के बारे में आपको जानना होगा। तो उन्होंने जो चीजें कही हैं उसमें से चलिए आंसर से ही चलते हैं कम टाइम बचाने के लिए। इसमें केवल जो है टू को आप काट दीजिए। सिविल सोसाइटी इज नॉट इंसेम्बल ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्राइवेट। इतना क्लिष्ट वर्ड की जरूरत नहीं है, केवल ये देखिए कि सिविल सोसाइटी को हमेशा प्राइवेट डोमेन माना जाता है, लिबरलिज्म में भी और हर जगह। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? जो कि स्टेट नहीं है। जैसे कि इंडिया में ले लीजिए, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, जो जिसका पीपल के ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज हैं,
जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस टाइप के जो सोसाइटी हैं जहां लोग मिल करके सोशल आंदोलन चलाते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, डिफरेंट टाइप के और जो सोशल मूवमेंट है, पीपुल का अपना ही जो ग्रुप बन जाता है, जैसे अभी किसान आंदोलन है, वो लोग जो हैं वो सिविल सोसाइटी कहलाते हैं। सिविल सोसाइटी वो है जो कि स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिविल सोसाइटी प्राइवेट है। तो ये जो नॉट कैसे होगा, ये तो प्राइवेट होगा, इसलिए ये इसको छोड़ के बाकी सब सही है। तो पढ़ लीजिए, द स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी। यदि टाइम होता तो मैं आपको इसमें डिटेल में बताता, चलिए कभी और हम बताएंगे। अभी केवल ये समझ लीजिए कि मार्क्सिज्म में बेस और सुपर स्ट्रक्चर की कल्पना की जाती है। मार्क्स ने सभी जो जो वैल्यू दिया वो बेस को दिया। उन्होंने इवन सिविल सोसाइटी को भी बेस का पार्ट माना। उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्जुआजी जो है बेस, जो जो यहाँ कैपिटलिज्म का उदय होता है वो सिविल सोसाइटी है। और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो जिसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें उन्होंने मार्क्स ने कहा कि कल्चर आता है, मीडिया आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड अदर्स, न्यूज़पेपर एंड अदर आता है, ओपिनियन आती है, और ये सब जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ही जो है फंक्शन है, मतलब गाइडेड होता है। ग्रामस्की ने उसको थोड़ा सा पलट दिया। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी जो है वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, और सिविल सोसाइटी में ही वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चलता है जो एक कल्चरल हेजेमनी बनाता है पूरे सोसाइटी पे। और वो जो रूलिंग क्लास होता है उसी हेजेमनी के चलते वो आराम से राज करता है, मार काट दंगा फसाद करके वायलेंस से नहीं करता है। ये ग्रामस्की का कहना था, कल्चरल हेजेमनी। और हेजेमनी क्या है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे आप देखिए कास्ट सिस्टम में कैसे ब्राह्मण्स ने जो है एक हेजेमनी क्रिएट किया, जिसमें कि जो दलित हैं, जो अनटचेबल हैं, वो खुद मान लिया उन्होंने कि हम लोगों को नियति यही है कि हम अनटचेबल रहें, इसी में हमारा भला है कि गांव से बाहर रहें, आपको ना देखें ना छुएं। और उसमें कोई मार काट नहीं हुई और हजारों साल तक ये चलता रहा, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी में जो ब्राह्मण थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने ये कल्चरल हेजेमनी जो रूरल थे क्षत्रिय उनके लिए क्रिएट किया। वही चीज जो है ग्रामस्की कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल हैं वो अपने रूलिंग क्लास के लिए कल्चरल हेजेमनी क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कॉन्सेंट को, जिससे कि रूलिंग क्लास बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी फोर्स के, कोerसन के सालों साल जो है शासन करता जाता है। उनका कहना था कि यदि प्रोलेटेरियन क्लास को रिवॉल्यूशन करना है तो उसको काउंटर कल्चरल हेगोमनी करना पड़ेगा, उसको अपना इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चलाना पड़ेगा और उसको काउंटर नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, वो तभी जाकर के वो रूल कर पाएंगे। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। इसमें बहुत कुछ और कहा जा सकता है। इट इज इन द सिविल सोसाइटी दैट द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी टेक्स प्लेस। यस, ही डिराइव्ड द टर्म सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी फ्रॉम हेगल। ये याद कर लीजिएगा, हेगल ही जनक है सिविल सोसाइटी की टर्म के। उन्होंने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी बांटा था, उसको इन्होंने यूज किया, मार्क्स ने भी इसको यूज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म आर करेक्ट। आपको मैंने डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म इतना ज्यादा पढ़ाया, आप मेरे वीडियो को देखिए, इसको यदि आप देखेंगे तो सब इसमें सही है। अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि नहीं तो ये बहुत देर हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म सिंपल ये है कि हर जो मेटेरियलिस्टिक कंडीशन है मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसी में उसके विरोध के बीज छुपे रहते हैं, और वो जब टूटता है तो फिर एक हायर लेवल पे मोड ऑफ प्रोडक्शन जाता है, फिर उसके बीज अंतर विरोध के पैदा होते हैं जो कि उसके अंदर ही छिपे रहते हैं। इस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है, और अंत में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो हाईएस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन वहां पहुंच जाता है, और फिर वो जब ब्रेक होगा तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म आएगा। यही उनकी डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है। इसको पढ़ लीजिए, सभी सही है इसमें। अब आइए फाइनली जून 2019 साइकिल। आई एम वेरी सॉरी कि बहुत लंबा ये वीडियो होते चले जा रहा है, मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं। लेट अस स्टार्ट लास्ट साइकिल। अब आइए फिर से हम लोग देखेंगे, जैसे सबाइन का आपने देखा एक स्टेटमेंट, इसी तरह यहाँ डुनिंग का जो स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे मैंने आपको सब दे दिया है कि सबाइन ने ये बुक लिखा था, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डनिंग ने जो है लिखा है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सेम नेम से, लेकिन यहाँ थ्योरी है, यहाँ थ्योरीज है। बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एंड एबनस्टीन ने लिखा ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। इसको याद कर लीजिए, ये सब जो हैं ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने इन थिंकर्स के बारे में लिखा है। तो उसमें से डनिंग का जो एक वाक्य है वो यहाँ पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट रिपब्लिक picture a utopia not because it is a romance but because Plato intended it to be the start of scientific attack upon the idea of the good। मतलब एक तरह का सार्केस्टिक जैसा लगता है कि ये जानबूझ करके प्लाटो ने
जो है उसमें ऐसी आइडियलिस्टिक बातें अपनी रिपब्लिक में रखी, आइडियल स्टेट रखी, यूटोपिया रखा, क्योंकि वो जो आइडिया ऑफ गुड को जो है एक तरह से उसको वो अटैक करना चाहते थे, साइंटिफिक अटैक करना चाहते थे, ये लोगों को बताना चाहते थे कि देखो ये सब इस टाइप का आइडियल स्टेट नहीं हो सकता है। तो ये डुनिंग का अपना थॉट है। ये ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट है मेरे अनुसार से, आप जानते हैं तो जानते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ स्टेट इज लैटर देन द फैमिली और द इंडिविजुअल। चलिए ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने अभी जस्ट देखा, कुछ एक दो साइकिल पहले पूछा गया था कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि टाइम में भले जो है स्टेट इंडिविजुअल और फैमिली के बाद में आई है, लेकिन इसेंस में जो उसका पर्पस है उसमें वो प्रायर है इंडिविजुअल और फैमिली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप भूल नहीं सकते एरिस्टोटल का। मतलब टेलियोलॉजिकली, इन इसेंस, इन पर्पस, state is prior to individual and family. However, in literal sense, मतलब देखा जाए in time, तो वो of course जो है पहले इंडिविजुअल होगा, फिर फैमिली होगी, फिर सोसाइटी होगी, फिर स्टेट होगा। For Locke, which of the following is not true in case of social contract? अब लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इररिवोकेबल, मतलब कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सही है, वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कभी टूटता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो समाज बनती है। कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कॉन्सेंट, अभी तो इन्होंने इतना ऐसा बकवास टाइप का दे दिया, मस्ट नॉट कॉन्सेंट, ऐसा थोड़ी है, उन्होंने कॉन्सेंट थ्योरी दिया है। यदि आपने लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता है कि वो कॉन्सेंट थ्योरी देते हैं। कॉन्सेंट थ्योरी क्या कहते हैं कि भाई हर जनरेशन को थोड़े कॉन्सेंट देना है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, दैट्स ऑल। वो टैसिट कॉन्सेंट है, हम चूंकि उस राज में रह रहे हैं, हम सब कुछ उसका फायदा उठा रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यदि कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो हम उसको ऑनर करते हैं, इसलिए नॉट थोड़ी होगा, इसलिए ये गलत है। तो अब आपको तो एक ही खोजना है, तो जैसे ही आपने एक खोज लिया तो मैं कहूंगा आगे पढ़ने का जो है जहमत भी ज्यादा मत उठाइएगा, यदि टाइम नहीं हो तो इसको टिक मार के आगे बढ़ जाएगी। इफ यू आर वेरी मच श्योर, श्योर नहीं है तो फिर पढ़ लीजिए कि इससे भी अच्छा कुछ है क्या, लेकिन फिर जान लीजिए केवल कि कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव अप सम ऑफ द राइट दे पोजेस्ड इन स्टेट और नेचर, कुछ ही राइट जो है वो छोड़ते हैं, बाकी अपनी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का राइट लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन इन टू द लॉ ऑफ नेचर, बिल्कुल नहीं। लॉ कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर बिल्कुल वैलिड रहता है, तभी तो नेचुरल राइट भी वैलिड रहता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी। इस मायने में वो हॉब्स से अलग है, जहां पे हॉब्स कहते हैं कि अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन की राइट छोड़ के बाकी सब राइट आपको जो है लेवाइथन को दे देनी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। For Rousseau, which one of the following is not true? अब चार स्टेटमेंट है। For man's self-love, which satisfied his real need, is only too apt to become pride. इसका लंबा चौड़ा का मायने ये है कि आदमी का अपना जो अपने प्रति जो सेल्फ प्यार है ना, वही जो है घमंड में बदल जाता है। सही बात भी है, उन्होंने कहा भी था प्राइड जो है, घमंड बिकम्स इनकम्पेटेबल विद सिंपैथी, और जिसको घमंड हो उसको क्या सिंपैथी होगा, ये सब तो जनरल कॉमन सेंस की बात है। फ्रॉम प्राइड ऑल इविल हैज ग्रोन, और जिसको घमंड है उसी से तो सभी, घमंड से ही सारी बुराइयां निकलती है। रावण इसीलिए तो मारा गया, जो घमंडी होगा उसका नाश होगा, चाहे वो कंस हो चाहे रावण हो। जितने मैथोलॉजी में आप देखेंगे जो जो हम्बल होता है, जो जो इसमें ह्यूमिलिटी होती है, वही जो है आगे चलता है। तो फ्रॉम प्राइड ऑल इविल हैज ग्रोन, तब एक ही गलत बचा, और तो कुछ बचेगा नहीं, तो यही होगा प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन। अब देखिए इंग्लिश का केवल खेल है, सेड्यूस मतलब मोह पाश में बांध लेना टाइप का, तो प्राइड जो है वो रीजन को खा जाता है। तो ये तो सही है, वो रीजन को खा जाता है प्राइड जो है, तो इसलिए है। अब रीजन एजर्सन देखिए, आपको याद होगा, मैंने यहाँ पूरा नहीं दिया है, दो स्टेटमेंट होते हैं, उसमें दोनों को पहले हम तौलते हैं कि ट्रू या फॉल्स है कि नहीं। फॉर जेएस मिल, विल, विल आप जानते हैं वही जो इच्छा शक्ति हमारी होती है, विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द स्टेट। Will is not only dependent on number, it has a qualitative foundation, and the will which makes the institutions takes on form of a belief. अब ये जो मतलब बहुत डिफिकल्ट, इसलिए मैंने डिफिकल्ट मारा है, ये बेसिकली उनका इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। अब इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, यहाँ पे केवल आप ये समझिए, उनका कहना है कि इंडिविजुअल के विल से ही इंस्टीट्यूट बनता है। ये अलग बात है कि जब एक बार इंस्टीट्यूशन बन जाता है, जैसे कि राज्य भी इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, कोर्ट है, कचहरी, ये सब सब इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, तो वो फिर इंडिविजुअल को के नॉर्म, बिहेवियर
और उसके जो जो उसका एक्शन है उसको वो गाइड करने लगता है, उसको कंट्रोल भी करने लगता है, लेकिन बनता इंडिविजुअल के विल से ही है। और ये जो है, और विल जो है केवल नंबर में नहीं कि 100 लोगों का विल मिल करके बनाता है, वो इसका एक क्वालिटी फाउंडेशन है। और जो विल इंस्टीट्यूशन बनाता है वो एक तरह का बिलीफ है, तभी वो इंस्टीट्यूशन बनता है। तो ठीक है, इसको ए आप मार लीजिए, वेरी डिफिकल्ट, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड सोसाइटी एज कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। जैसे ही आप ये लाइन पढ़े ना, कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, आपको जॉन रॉल याद आना चाहिए। उन्होंने सोसाइटी के बारे में बहुत सारी बातें कही है जो आपको डिफरेंट एमसीक्यू में ही मिल जाएगा, आपको उनके थॉट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट एंड नेसेसरली गवर्नमेंट बाय रूल्स, तो ये जॉन रॉल ने कहा था। Who among the following has written the article The Jig Jag of Politics? Very difficult, क्योंकि आप जो है रॉबर्ट नॉजिक के बारे में जानते होंगे कि उन्होंने एनार्की स्टेट यूटोपिया लिखा, लेकिन यदि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और यदि आप यूजीसी नेट जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि उन्होंने द एग्जाम इन लाइफ भी लिखा, नेचर ऑफ रैशनलिटी भी लिखा, द इमरजेंस ऑफ लॉजिकल इंपेरिसिज्म लिखा, सॉक्रेटिक पजल्स लिखा, इनवेरियंसेस लिखा, और एक आर्टिकल भी लिखा जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स। जब इतनी बातें आप जानेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। तो रॉबर्ट नॉजिक, और इसमें वो कहते क्या है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सब बहुत टाइम लगने वाली बात है। जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स कभी कोई सीधा नहीं होता है। जैसे आप अपना बोट लेके निकले और एकदम सेल करते हुए इस एंड में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। इसका रास्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके बीच से आपको रास्ता बनाना होता है। बेसिकली पॉलिटिक्स इज मेसी, पॉलिटिक्स इज मेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? अब इस पे भी पूरी क्लास लिया सकती है, आप मेरा वीडियो प्लीज देख लीजिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक लाइन में यदि मैं बोलूं, यदि मैं बताने की कोशिश करूं, तो मार्क्स का ये कहना था कि लेबर को आप 100 रुपए में खरीदते हैं मान लीजिए, तो वो तो मार्केट प्राइस है उसके 8 घंटे का लेबर का, वो उसका एक्सचेंज वैल्यू है जो कि मार्केट रेट पे आप खरीद लेते हैं। उससे आप एक चेयर बनाते हैं, कुर्सी बनवाते हैं, और उसको आप 1,000 रुपए में बेच देते हैं। और उस कुर्सी को बनाने में आपको जो है मान लीजिए कि 100 रुपए का लकड़ी और कील और गोंद ये सब लगा, और 100 रुपए आपने लेबर को दिया, तो 200 रुपया। जो ये 800 रुपया हुआ वो आप प्रॉफिट के रूप में रख लेते हैं। मार्क्स का कहना है कि इसमें जो जितने जो आपको ये 100 रुपये को निकाल दीजिए, वो तो आपका मटेरियल लगा, जो बाकी जो 900 रुपये उस शेयर में है वो सब लेबर का ही वैल्यू है। और आपने उसमें से 900 में से 100 लेबर को दिया, 800 रख लिया, इसलिए ये थेफ्ट है, ये चोरी है, प्रॉफिट। बेसिकली उनका सरप्लस थ्योरी ऑफ वैल्यू यही है। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डोज थ्योरी, एक बिल्कुल सही है, रिकार्डो के ही उन्होंने जो लेबर थ्योरी जो था उसको लेकर के उन्होंने अपनी थ्योरी बिल्ड की। लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन मसल एंड नर्व ऑफ द लेबर, सही है, वो तीनों चीज लगाता है। द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल, यहाँ पे गलत हो गया, प्रोपोर्शनल है। द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी, जो चेयर, इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ लेबर कंटेंट इन इट, जो लेबर उसमें है वही तो उसका वैल्यू है, उनका कहना था। द वर्कर मस्ट बी पेड ए प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट इंटर्ड इनटू इट्स प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आके एक सेटर, मुझे लगता है कि, और ये डिफिकल्ट भी है, सेटर की भी लिमिटेशन हो गई है कि वो क्या कहना चाहता है। ये लाइन को यदि हम ऐसे लें तो वो ये कहना चाहता है कि यदि किसी चेयर को बनने में 4 घंटा का लेबर लगा है, तो आप उसको 4 घंटा का लेबर का रेट से उसको पे करो, तो वो तो कर ही रहा है कैपिटलिस्ट पे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो 8 घंटे का लेबर खरीदा है, 4 घंटे का मान लीजिए चेयर बनवाया, 4 घंटे टेबल बनाया, उसने 8 घंटे का लेबर का जो रेट है वो मार्केट रेट से पे कर दिया। इसलिए ये कोई गलत है नहीं, जो कि यहाँ पे मतलब ये कोई ये स्टेटमेंट तो कर ही रहा है वो। तो ये सरप्लस थ्योरी में ऐसा नहीं आता है। बेसिकली मार्क्स कहता है कि लेबर पावर एक अजीब सी चीज है, इसका जो एक्सचेंज वैल्यू है 8 घंटे का वो मात्र 100 रुपये है, जबकि वो 8 घंटे में जो वो वैल्यू क्रिएट करता है वो 100 रुपये से बहुत ज्यादा है। लेबर की अजीब सी पावर है कि उसका जो यूज वैल्यू है वो उसके एक्सचेंज वैल्यू से बहुत ज्यादा है, और यहीं पे सब प्रॉब्लम आ जाता है। इनफैक्ट मार्क्स कहते हैं कि लेबर खुद अपने एक्सप्लॉइटेशन के लिए गड्ढा कोड़ता है, क्योंकि उसकी जो लेबर की जो वैल्यू है वो एक्सपेंडेबल है। वो 100 रुपये का आप लेबर खरीदते हो मार्केट में, और उससे 1,000 रुपये का जो है आप चीज क्रिएट कर लेते हो। तो इसीलिए खैर मतलब इन्होंने लिखा है, तो इसीलिए इसको आप काट दीजिए, तो ये 3 सही है, जबकि मेरे अनुसार से ये भी सही नहीं है, तो ए बी डी को सही मान लीजिए। आई होप कि मैं आपको इतने हड़बड़ी में जो बता रहा हूं तो कुछ आपको समझ में आया होगा।
मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि मैं अपोलोजेटिक फील कर रहा हूं। मैं 1 घंटे का वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए मैंने 5 साइकिल लिया था, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा बोली है, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि अब 1.5 घंटे का वीडियो हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने 2 स्लाइड बनाया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे डीप एनालिसिस है जो मैं गाइड के लिए करता हूं, मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। इन टोटल 55 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया 5 साइकिल में। उसमें से इजी जो है मेरे अनुसार से, मतलब इजी मतलब आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं इजी बोलता हूं, अब हो सकता है आपके लिए वो टफ हो, चाहे इजी जिसको मैं टफ बोलता हूँ इजी हो। जो इजी 17% है, मीडियम 27% है, और डिफिकल्ट या अरबिट जो है केवल 11 है। तो आप देखेंगे तो 30% क्वेश्चन इजी है, मीडियम जो है 50% है, तो 80% क्वेश्चन जो है वो इजी टू मीडियम है, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं और एमसीक्यू इतने सारे हजारों आपने देखे हैं तो। और ओनली 20% डिफिकल्ट या अरबिट है, एक ही क्वेश्चन अरबिट मुझे मिला। तो पहला ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि इवन इफ यू लीव डिफिकल्ट अरबिट क्वेश्चन, आप क्वालिफाई कर सकते हैं यूजीसी नेट, फर्स्ट। सेकंड है कि आपको जितने बुक्स हैं ये ऑथर के और कोट्स जितने थिंकर के हैं वो आपको सिलेबस में उसको याद कर लेने हैं। देन रीजन एजर्सन क्वेश्चन में जो है, गो विथ ऑप्शन ए, इवन रीजन इज स्लाइटली एबल टू एक्सप्लेन ए, ये मैंने आपको बीच में बता दिया है। इन मैचिंग टाइप एमसीक्यू, प्ले मैचिंग गेम, मैंने आपको दिखाया कैसे खेलते हैं। इन केस ऑफ बोथ और ऑल ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग करेक्ट इज मोर, ये मैंने आपको कई बार बताया है। आइडेंटिफाई एलिमिनेट एब्सर्ड ऑप्शन फ्रॉम कॉमन सेंस, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे एब्सर्ड वो बना नहीं पाते हैं, तो उसका फायदा उठाइए, जो वो कंजूसी करते हैं टाइम देने में उसका फायदा उठाइए और उसको सिंपली एलिमिनेट कर दीजिए। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, कई बार हम लोग नॉट को नहीं पढ़ते, हम लोग इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ते हैं, और माइंड इट ऐसा होता है जब आपका एड्रिनल फ्लो कर रहा हो, आप टेंशन में होते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये होता है। तो गौर से देखिए नॉट है क्या, इनकरेक्ट है कि करेक्ट पूछा जा रहा है, इसको देखिए। फाइनली इस सेक्शन का प्रिपरेशन करने का यदि मैं बोलूं मेथड, तो सबसे पहले बिल्ड कीजिए कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स उनके लिए नहीं जिनका एग्जामिनेशन 10 दिन बाद है, उसके लिए आप अच्छे बुक से, मैंने बुक आपको दिए हैं पिछले इंट्रो में, वहां से आप कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, इन पॉलिटिकल थॉट्स को समझने की कोशिश कीजिए, इन थिंकर का, कि हॉब्स क्या कहता है, लॉक क्या कहता है। यदि आपके पास टाइम कम है और नहीं भी टाइम कम है, तो बेस्ट रिसोर्स, मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं, आप पॉल साइंस हेल्प के वीडियोस को देखिए इन थिंकर पे और आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल, आप उसको पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देख लीजिए, एंड यदि आपने एक बार भी किताब पढ़ा है तो आई होप कि आप यूजीसी नेट लेवल पे आ जाएंगे। देन अपने से नोट बनाइए, कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, मैंने आपको सिखाया है कैसे कॉन्सेप्ट मैप बनाना होता है, बनाइए। एंड इन चीजों को मेमोराइज कीजिए एग्जामिनेशन करीब आने पे, ये नहीं कि अभी से आप जब जब आप एमए में पढ़ाई कर रहे हैं तभी से मेमोराइज करें, नो, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले मेमोराइज कीजिए और भूल जाइए फिर बाद में। जितने बुक्स हैं, मैं फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, उसको ईयर वाइज भी रट लीजिए। कोट्स और फ्रेजेज जो हैं, जैसे कि जस्टिस एज फेयरनेस, ये फ्रेज ही जो है ना, उसको रट लीजिए कि ये रॉल ने कहा है। राइट्स एज ट्रम्प, ये जो है रोनाल्ड डॉर्किन ने कहा। इस टाइप के फ्रेजेस भी रट लीजिए, कोट्स भी रट लीजिए। जैसे स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये हेगल ने कहा, ये सब रट लीजिए। कोट्स, फ्रेजेज, उनसे रिले हुए उनसे रिलेटेड जो यूनिक फैक्ट्स हैं, जैसे एरिस्टोटल जो है वो भाग गए थे एथेंस छोड़ करके, ये कहते हुए कि मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा कत्ल करने का एक इंटेलेक्चुअल को जो उन्होंने सोक्रेट्स को किया था। तो ये सब चीजें जो है यूनिक फैक्ट हैं। जैसे आप फ्रेज में आप लीजिए कि प्लेटो ने जो कहा कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, अब ये सब एकदम यूनिक टाइप के जो हैं वो फ्रेजेज हैं, इन सबको मत भूलिए। ट्रिविया, उनसे जुड़े हुए कहाँ कैसे, जैसे मैकियावेली जो है वो एक रिपब्लिकन अरेंजमेंट में काम करते थे, बैनिसमेंट के बाद उन्होंने लिखा था। इस टाइप की चीजों को याद रखिए। एंड प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एज मेनी पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड मैचिंग लेवल एमसीक्यू, मैचिंग लेवल याद रखिए। जैसे अभी आज हमने 55 देखा, ये पास्ट ईयर पेपर थे। अभी यदि मैंने 5 साइकिल देखा, और 5 साइकिल का आप यदि देखेंगे तो और 55 क्वेश्चन निकलेंगे। और मैचिंग जो है, यदि और मान लीजिए कि आपने 300 क्वेश्चन देख लिया WPT पे, जो मैं पिछले बार से बना रहा हूं, तो अब आप उसके बाद आपको कुछ नहीं बचता है। यहाँ पे आप पॉल साइंस हेल्प का जो थीम वाइज जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे मैंने वीडियो में करीब 100 क्वेश्चन को टैकल किया, उसको देख लीजिए आप, वन ऑफ द बेस्ट मैचिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थकाने वाला वीडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए भी। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इन सब मेथड से जुड़ें। एंड फिर मिलेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट लेकर के नेक्स्ट 5 साइकिल्स का, या इस 5 साइकिल का उस क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत जल्द। थैंक यू, बाय।